आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे आप लाइव सर्वर में होस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंग के लिए वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। कुछ कंपनी है जो कि शेयर्ड होस्टिंग पर भी प्रोवाइड करती है कि आप जेंगो का प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है अपने शेयर्ड होस्टिंग पे। तो मैं कहूँगा कि शेयर्ड होस्टिंग पर ट्राई मत कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका समय जाएगा इस पर और ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। सो अगर आपको जेंगो का प्रोजेक्ट लाइव लेकर जाना है तो वीपीएस परचेज़ कीजिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म परचेज़ कीजिए और वहाँ पर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपका होस्ट होगा और आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर तरीके से रहेगा आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैं वीपीएस यूज़ कर रहा हूँ, वीपीएस में यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर का, मैं आपको दिखा दूँगा कुछ देर में। अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट की जो हम लोग होस्ट करने वाला। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसमें। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। रन करने के लिए हम लोग इसमें जाएंगे, पहले इसका हम लोग वर्चुअल एनवी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसका वर्क ऑन मिनी ब्लॉग इस तरीके से होगा, आई बिलीव, देखिए यही है। और इसको हम लोग करेंगे CLS, इसमें हम लोग करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर और इंटर की प्रेस करते हैं। और ये कह रहा है कि रन सर्वर का स्पेल मैंने गलत लिख दिया है, सर्वर रन सर्वर लिखा और ये मेरा देखिए इस पे चल पड़ेगा। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको देखिए ये प्रोजेक्ट है मेरा। इस प्रोजेक्ट पे मैंने वह सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं जो नॉर्मली एक वेबसाइट पे होनी चाहिए, जैसे कि जो डेवलपर स्टैटिक फाइल्स डालता है, जैसे ये इमेज हो गया, वह CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी इसमें है। और यूज़र अपलोडेड फाइल, जैसे कि ये इमेज यूज़र अपलोड कर रहा है तो यूज़र अपलोडेड फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, कि मीडिया फाइल्स कैसे आप मैनेज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में जब लाइव सर्वर में जाते हैं उस वक्त। तो वह भी मैंने इसमें डाला ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। तो नॉर्मली जो एक नॉर्मल सी वेबसाइट होती है जिसमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट पे है, मैंने रखा हुआ है जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया ये प्रोजेक्ट, इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट मिलता है SQLite वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एडमिन में जा सकते हैं, इसमें अगर आपको दिखा दूँ एडमिन पे लॉगिन करके देखिए, एडमिन इसका यूज़र नेम है और एडमिन इसका पासवर्ड है। और यहाँ एडमिन पा सकते हैं, फिर पोस्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लॉग आउट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है और वापस से प्रोजेक्ट पे चला जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोग अभी लाइव सर्वर पे लेकर, अभी हमारा लोकल होस्ट पे ये रन कर रहा है। इसको लाइव पे लेके जाना है और हमारे पास डोमेन रहेगा sonamkumari.com, उसी डोमेन पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को होस्ट करवाएंगे। मतलब ये प्रोजेक्ट होस्ट तो हमारा VPS पे रहेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट किस नाम से जाना जाएगा, sonamkumari.com से। आपको एक डोमेन की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कोई एक नाम देना चाहते हैं उस केस में। मैंने डोमेन ऑलरेडी परचेज करके रखा है बिग रॉक से। आप बिग रॉक से कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं तो लिंक दे दूंगा कमेंट में, उस लिंक को क्लिक करके आप जरूर से परचेज कीजिएगा अगर कोई भी सर्विस परचेज करना है उस केस में। यहाँ पर डोमेन मेरा आप देख सकते हैं कि एक है sonamkumari.com, ये वाला डोमेन मैं यूज़ करने वाला इस प्रोजेक्ट को होस्ट करते वक्त इसको एक नाम देने के लिए। तो इस पर क्या करना होता है ये सारे स्टेप्स मैंने लिख के रखा हुआ है जहाँ से आप उसको फॉलो करेंगे। और हम लोग VPS यूज़ करें तो VPS में यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर का VPS, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो होस्टिंगर का अगर कोई भी सर्विस परचेज़ करना है तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट में पिन करके। उस लिंक को क्लिक करके अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाप रे बाप! तो ज़रूर से आप परचेज़ कीजिएगा। अगर आपको होस्टिंगर का कोई भी सर्विस परचेज़ करना है तो उस लिंक को क्लिक करके ही आपको परचेज़ करना है। सो ये VPS हो गया हमारा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, जैसे कि आप मेरे इस चैनल पे जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे डोमेन एंड VPS होस्टिंग्स को अगर आप ओपन करेंगे राइट क्लिक करके तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं VPS होस्टिंग, किस तरीके से डोमेन परचेज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप SSH की जनरेट कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड लेस अपने सर्वर लॉगिन को बना सकते हैं, कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई है, कैसे अपाचे इंस्टॉल करते हैं, MySQL कैसे इंस्टॉल करते हैं और दुनिया भर की चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं और बताता ही जा रहा हूँ इस पे। तो इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, बस इतना ही बताना था मुझे, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो हम लोग यहाँ जो प्रोजेक्ट होस्ट करेंगे उसका जो फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट अभी लोकल मशीन पे है, लोकल मशीन से हम लोग भेजेंगे गिटहब पे और गिटहब से ये चला जाएगा हमारे VPS पे। तो इस तरीके से 3 स्टेप हमारा रहेगा, हमारा लोकल होस्ट से गिटहब, गिटहब से हमारा VPS पे। मैंने इससे पहले जो आपको बताया होगा, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लोकल मशीन से हम लोग VPS पे लेकर आते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट को। तो एक पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि अब का जेंगो प्रोजेक्ट लोकल मशीन में था, उससे आप उसको लेकर आते हैं VPS में, यानी कि लाइव आप कर देते हैं। ये 2 ही स्टेप होता है उस पर।
ये आज जो हम लोग देखेंगे उसमें गिटहब को मीडिएटर बनाएंगे। लोकल रहेगा, सर्वर रहेगा और बीच में हमारा गिटहब रहेगा, यानी कि लोकल से गिटहब में भेजेंगे और गिटहब से हमारे वीपीएस में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फ्लो रहेगा। तो जिन लोगों को जानना है कि गिटहब के थ्रू कैसे करते हैं वह इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन हो गया हमारा, और होस्टिंगर तो मैंने आपको वीपीएस दिखाई दिया। प्रोजेक्ट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है अभी भी। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज इसका तो हमें देखना है नहीं। हम लोग इसके अंदर ही रहेंगे। ये वर्चुअल ईएनवी के अंदर ही रहना है अभी के लिए कुछ देर। अब देखिए स्टेप्स जो मैंने लिख के रखा है अपने गिटहब पे, गिकी शोज नोट्स इस रेपो में। ये मेरे आप रेपो में जाइएगा, यहाँ से अब मेरे रेपो में ये मेरा जो यूज़र नेम है ये है, इसका लिंक मैं दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गिकी शोज नोट्स, या फिर आप आकर कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे पे डिपेंड मत रहिए। सो github.com/geekyshow1 लिखिएगा तो आप मेरे रेपो में आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर रेपो में आ जाएंगे। यहाँ से geeky show नोट्स अभी ये ऊपर दिख रहा है, मे भी कुछ सालों के बाद ये नीचे दिखे, जहाँ भी दिखे बस सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है। इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला हमारा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको देखिए डेप्लॉय जेंगो अपाचे गिटहब। मैं यहाँ पर अपाचे वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि इंजन का यूज़ करके बताइए, तो इंजन का यूज़ करके भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपाचे भी सीखें और इंजन भी सीखें, बिकॉज आपको पता नहीं कि जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कौन सा चीज़ यूज़ करने के लिए कहा जाए, कि अपाचे या फिर इंजन। तो बेहतर है दोनों सीख लीजिए, मैं दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपाचे देखेंगे, इंजन का मैं आपको बाद में बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है कि हाउ टू पॉइंट डोमेन एंड होस्ट जेंगो प्रोजेक्ट यूजिंग गिटहब ऑन अपाचे वेब सर्वर वीपीएस होस्टिंग। पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें लॉगिन करना है अपने प्रोवाइडर, जो डोमेन प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे। तो हमने लॉगिन करके रखा हुआ है बिगरॉक पे, ये हमारा डोमेन है तो इसे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। उसके बाद ये कहता है कि नेविगेट टू मैनेज डीएनएस, हमें इस डोमेन पे क्लिक करना है और इसके मैनेज डीएनएस पे जाना है, बिकॉज हमें ए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। अभी जब आप ए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तो आपको एक चीज़ वेरीफाई करना चाहिए कि इस डोमेन का जो नेम सर्वर है ये वाला, ये इसका डिफ़ॉल्ट है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पुराना डोमेन यूज़ करते हैं जिसको हमने किसी शेयर्ड होस्टिंग से या फिर कहीं भी और हमने इसको पॉइंट किया होगा। तो उस तरीके से करने, उस तरह से अगर आपने किया हो और आप ए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तो सही तरीके से प्रोपागेट नहीं होता है। सो सही तरीका ये है कि इस डोमेन का जो नेम सर्वर होगा ये डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। जैसे बिगरॉक का ये नेम सर्वर डिफ़ॉल्ट है सभी के लिए। अगर आपने परचेज़ किया हो तो आप ये वाला देख कर लिख सकते हैं, फिर मिला सकते हैं कि आपका यही है या नहीं है। नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने GoDaddy से परचेज़ किया हो तो आप उसका जो नेम सर्वर डिफ़ॉल्ट रहेगा आप वह लिख लीजिएगा। आपने नेम चिप से परचेज़ किया तो वह लिख लीजिएगा। होस्टिंगर से परचेज़ किया तो आप उसको पूछ के वह लिख सकते हैं। गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर कस्टमर सपोर्ट से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे कि डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर क्या है उनकी कंपनी का। मेरे केस में बिगरॉक है तो मैंने बिगरॉक का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर लिख के रखा हुआ है। उसके बाद आपको जाना है नीचे, यानी कि नीचे मीन्स कहीं भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग वो रहता है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा मैनेज डीएनएस या फिर ए रिकॉर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन, कहीं ना कहीं मिल जाता है। सभी कंपनी में ये रहता है। तो मैंने उस पर क्लिक किया मैनेज डीएनएस पे। उसके बाद ये लॉगिन करवाएगा मुझे। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है बट मैं आपको तरीका जरूर बताऊँगा। सो लॉगिन किया हमने, इंस्ट्रक्शन में देखें कि लॉगिन कर लिया। अभी नेविगेट टू मैनेज डीएनएस यहाँ भी आ चुके हैं। उसका कहता है कि ऐड फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। तो आपको 2 ए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं जिसमें होस्ट या नेम या फिर होस्ट नेम दोनों साथ में भी रह सकता है, @ होगा या फिर ऐड सिंबल और एक www के साथ। 2 अलग अलग इस तरीके से करना है। और इसका जो वैल्यू रहेगा वो रिमोट सर्वर की आईपी आपको कहाँ से मिलेगी, आपको अपने वीपीएस में जाना है, मैनेज में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और वीपीएस एक्सेस में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये वाली जो आईपी ये आपकी रिमोट सर्वर आईपी है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं वापस से इसको ओपन करता हूँ अभी और ए रिकॉर्ड्स आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ए रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ एड्रेस ए रिकॉर्ड्स दिख रहा होगा और यहाँ पर ऐड ए रिकॉर्ड में मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है ताकि प्रोपेगेट होने में हमें वेट ना करना पड़े। इसी वजह से आपका अगर पुराना कोई रिकॉर्ड है तो डिलीट कर लीजिएगा। ऐड कैसे करना है वो देखिए। मैं ऐड ए रिकॉर्ड पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको होस्ट नेम दिख रहा है। तो किसी किसी कंपनी में सिर्फ होस्ट रहता है, किसी किसी कंपनी में सिर्फ नेम रहता है, किसी किसी कंपनी में होस्ट नेम दोनों ही लिखा रहता है। मतलब जो डोमेन आप परचेस करते हैं उस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार ऐड सिंबल इस तरीके से लिखना है और जो आईपी मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ से ये वाली आईपी कॉपी कर लीजिए और वही आईपी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये टीटीएल में सेम रहेगा, ये 28800 और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना, ये आपका एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से ऐड ए रिकॉर्ड पे, यानी कि दोबारा से आपका इस तरीके से ये दिखने लगेगा यहाँ पर। फिर आपको दोबारा से ऐड ए रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा।
फिर ये आपका फिर से आएगा। फिर यहाँ पर अब की बार ये www लिखना है और IP अभी भी सेम रहेगा और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इससे आपका 2 रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एक www के साथ है, एक www के बिना है। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड ये वाला भी ऐड करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें भी मैंने ऐड करके रखा हुआ है। वैसे ये रिकॉर्ड ऐड करना ज़रूरी नहीं है, आपने ए रिकॉर्ड ऐड कर दिया तो वह काफ़ी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो कि IPv6 प्रोवाइड नहीं करते। जब आप 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं तब आपको IPv6 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ VPS प्रोवाइडर IPv6 प्रोवाइड नहीं करते, उसके साथ आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ए रिकॉर्ड्स ऐड कर देंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, क्या करना है, ऐड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड सिंबल लिखना है और यहाँ पर आपको IPv6 लिखना है। ये वाली IP नहीं लिखनी जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसको नहीं। IPv6 मिलेगा कहाँ से, आपको फिर से जाना अपने सर्वर के पास इस पर, और देखिए यहाँ पर IPv6 है, बस इसको कॉपी कीजिए और वापस चाहिए इस पर और यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। वापस से आपको यहाँ पर एक दिखने लगेगा, फिर से ऐड AA रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है और आपके बाद www के साथ वही सेम IPv6 आपको पेस्ट करनी है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, इससे आपका 2 रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। यहीं पर आपका काम समाप्त हो जाता है। आपको अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप इसको सिंपली क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आऊँ मैं, तो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो ये अपना डोमेन में जो ए रिकॉर्ड ऐड किया वह सही तरीके से प्रोपेगेट हुआ या नहीं, यानी कि अब आपका डोमेन आपके इस VPS को पॉइंट कर रहा है या नहीं, ये जानना है आपको। तो उसके लिए आपको कोई भी DNS चेकर की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, जैसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यह DNSchecker.org, यहाँ पर आपको अपना डोमेन लिखना है, जैसे मेरा था sonamkumari.com ये, और यहाँ से ए रिकॉर्ड हमने ऐड किया था तो ए आपको सेलेक्ट करना है, फिर सर्च में क्लिक करना है और यहाँ जो आपका IP दिख रहा है, ये हर एक कंट्री का आपको IP दिखेगा कि किस किस कंट्री में आपका प्रोपेगेट हो जाएगा सही तरीके से। यहाँ पर जो IP दिख रही है, ये IP आपकी इस IP से मैच करनी चाहिए, यानी कि सर्वर की IP से, जहाँ आपने होस्टिंग परचेज किया VPS जहाँ पर है उस IP से अगर मैच कर रहा है ये वाले IP, तो आप समझेंगे कि आपका जो डोमेन है वह आपके VPS से पॉइंट हो चुका है और आपको बेहतर तरीके से काम करेगा। तो बस ये चेक कर लीजिए। आप अगर 4 टाइम्स ए वाले को चेक करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। ये IPv6 और ये IPv6 दोनों मैच करना चाहिए, अगर मैच कर रहा है तो बढ़िया, बस ये करना है। अभी जो कि हमारा जो डोमेन है वह पॉइंट कर रहा है हमारे इस IP को, तो इस IP पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है अपाचे का, वह आप देख सकते हैं। अगर आप अपने डोमेन को हिट करेंगे तो अगर आपने उस डिफ़ॉल्ट पेज को डिलीट नहीं किया होगा या फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट नहीं किया होगा तो आपको ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। मेरा भी बना हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग अगर हिट करें sonamkumari.com तो आप देख सकते हैं कि यूबुंटू, मेरा जो VPS में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूबुंटू है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अपाचे हमारा वेब सर्वर है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा डोमेन का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप इसको चाहें रहने दीजिए, सब कोई इशू नहीं है, रहने देते हैं। और यहाँ पर आते हैं और आगे ये कहता है कि ऑन लोकल विंडोज़ मशीन गो टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर देन फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शन। तो हमें अपने लोकल मशीन पे जाना है और ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। चलिए चलते हैं। क्रिएट अ फोल्डर इन योर रूट डायरेक्टरी, रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, देन मूव डेटाबेस फाइल इनसाइड क्रिएटेड डायरेक्टरी। जैसे कि MBDB नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर में जो SQLite का फाइल था हमारा डेटाबेस का उसको मूव कर दिया। उसके बाद इसने कहा कि settings.py फाइल में जाना है और जो कि आपने SQLite का जो ये फाइल उसका पाथ चेंज किया है तो उसको आपको settings.py फाइल में मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहीं से कर लेंगे, हमारा यही हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आना है रूट पे और एक फोल्डर क्रिएट करना है MB मिनी ब्लॉक DB, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने MBDB रखा बिकॉज मिनी ब्लॉक डेटाबेस इसी वजह से। और ये जो SQL का फाइल इसको इसके अंदर में डाल देना। तो ये इसके अंदर आ गया। अभी हमारा जो इसका पाथ सेट होगा settings.py फाइल में, ये हमें चेंज करना पड़ेगा वरना ये काम करेगा नहीं। तो हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। देखिए यहाँ पर है, तो बेस dir के बाद हमारा ये MBDB स्लैश, उसके बाद हमारा ये फाइल है तो हमने ये मेंशन कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि ये तो हमारा हो गया। उसके बाद कहता है कि सेव और क्लोज कर दीजिए अपना settings.py फाइल, अब कोई काम नहीं है। इसके बाद ओपन टर्मिनल, एक्टिव योर वर्चुअल env, देन क्रिएट requirements.txt, यानी कि क्या क्या आपका पैकेजेस रिक्वायर्ड है इस जेंगो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम लोग env में ऑलरेडी एक्टिव हैं। देखिए ये हमारा env ऑलरेडी एक्टिव है। आप अपना env एक्टिवेट कर लीजिएगा। आपकी env एक्टिवेट तभी होगा जब आपने ये प्रोजेक्ट अपना env के अंदर से क्रिएट किया होगा, मतलब
मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि जब भी आप जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएं तो एक ENV अपना क्रिएट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप ग्लोबली से सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैकेजेस की आवश्यकता पड़ेगी वो पैकेजेस इस इन्वायरमेंट के अंदर में रहेगा। तो जब हम इसको लाइव लेके जाएंगे तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैकेजेस चाहिए वही जाएगा लाइव में, ना कि ग्लोबली पूरा का पूरा पैकेज उठ के जाएगा। इसीलिए हम लोग ENV बनाकर करते हैं और सारे पैकेजेस ENV के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया वह देख लेते हैं एक बार लिस्ट करके। इसको PIP फ्रीज ये लिखना है और यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट के लिए ये जेंगो पिलो और ये कुछ कुल मिलाकर 5 पैकेजेस हैं जो मैंने सेटअप की हुई हैं। तो इस पैकेज का हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है जिसका नाम रखेंगे requirements.txt। तो आप चाहें तो इसको कॉपी करके और requirements.txt नाम से एक फाइल बना के उसमें सेव कर सकते हैं, या फिर एक ऑटोमेटिक हमें मिलता है कमांड जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को जनरेट करने के लिए, जो कि है कुछ ये PIP फ्रीज। इस तरीके से एंगल लिखना है, फिर यहाँ पर फाइल का नाम लिखिए requirements.txt और इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको ये फाइल क्रिएट करके दे देगा। देखिए यहाँ पर ये वाली फाइल और इस पर सारा वही कुछ लिखा हुआ है। तब ऐसे इसको जनरेट कर सकते हैं, जैसे जब मर्जी वैसे जनरेट कर लीजिए, बट ये ज़्यादा बेटर तरीका है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने स्टेप यहाँ पर लिख दिया है, क्यों? क्योंकि स्टेप्स याद नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है, इतने सारे स्टेप है तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप ऑफिस में है, कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, आप इसको फॉर करके रख लीजिए, या फिर इसी गिटहब में आकर रेपो में आकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी में स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ से फॉलो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इसको फॉलो कर पाएँ। वरना अगर मैं एक साइड पे कहीं रख दूं और इसको बस टाइप करता जाऊं तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। तो वह करने के बजाय मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया हुआ है कि आप कहीं से इसको एक्सेस करके अपना जेंगो प्रोजेक्ट लाइव कर पाएँ, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। उसको देखा था कि डीएक्टिवेट कर दीजिए वर्चुअल ENV को, बिकॉज इसका काम खत्म हो चुका। तो यहाँ पर आते हैं और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना है डीएक्टिवेट। ये डीएक्टिवेट हो गया। अब ये आगे कहता है कि पुश योर प्रोजेक्ट टू योर गिटहब अकाउंट एज प्राइवेट रेपो। मैं प्राइवेट रेपो इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रोजेक्ट है वह प्राइवेट आप रखेंगे, प्राइवेट रेपो में रखेंगे। पब्लिक रेपो में तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वाला देख लीजिए, जो कि ज़्यादातर समय में आपको करना पड़ता है। बिकॉज आप पब्लिकली कोई प्रोजेक्ट अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट तो रखेंगे नहीं कि सभी लोग आके एक्सेस करें आपके पाइथन फाइल को या फिर आपके डेटाबेस वगैरह को, तो प्राइवेट ही रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए मैं प्राइवेट रेपो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जो ज़्यादा कमर्शियली आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो इसको पुश करना है गिटहब अकाउंट में। मेरा गिटहब अकाउंट ये वाला है मेरा, आप देख सकते हैं कि अभी कोई रेपो नहीं है, ये मेरा दूसरा गिटहब अकाउंट है जो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ डमी पर्पज़ के लिए। इस पर भी कोई भी रेपो नहीं, तो हम लोग को पुश करेंगे और यहाँ पर आपको एक रेपो दिखाई देगा। तो एक बार इसको एक बार और मैं देखना चाहूँगा कि क्या लिखा हुआ है इस पर। आ गया भाई कि पुश योर जेंगो प्रोजेक्ट टू योर गिटहब अकाउंट टू एक्सेस, उसके बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर पुश करने वाला हूँ VS कोड का यूज़ करके। आप चाहें तो कमांड लाइन से भी पुश कर सकते हैं। मैं VS कोड ज़्यादातर यूज़ करता हूँ बिकॉज ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ आना है, इस पे क्लिक करना है, पब्लिश टू गिटहब, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पूछेगा कि प्राइवेट करना है या पब्लिक। तो मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके में क्लिक करना है। देखिए ये पब्लिश कर रहा है, सारे फाइल्स वगैरह को पुश कर रहा है और ये सक्सेसफुल हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इसमें फाइल रहते हैं। देखिए सक्सेसफुल हो चुका है हमारा ये। और मैं यहाँ पर आकर आपको आके दिखाऊँ, अभी इसमें कोई नहीं है। अभी हम लोग इसमें रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक प्राइवेट रेपो दिखेगा। देखिए प्राइवेट है और मिनी ब्लॉग हमारे प्रोजेक्ट का नाम, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सारे फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर दिख जाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट लोकल मशीन से गिटहब पे आ चुका है। यहाँ तक हम लोग अभी तक पहुँच चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि आपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लीजिए। एक्सेस लेने के बाद आपको रन बिलो कमांड ऑन योर रिमोट सर्वर लिनक्स मशीन नॉट ऑन विंडोज़ मशीन। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है कि अब नीचे जो कमांड आप यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादातर कमांड है वो आपको अपने रिमोट सर्वर पे रन करना, ना कि विंडोज़ पे। तो पहले एक्सेस लेते हैं अपने रिमोट सर्वर पे। मैं रूट यूज़ नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ राज, अपना एक सूडो यूज़र जो कि रूट प्रिविलेजेस के साथ है, उसका मैं यूज़ करूँगा। रूट यूज़र यूज़ नहीं करूँ। आप चाहें तो रूट यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेहतर होता है कि एक सूडो यूज़र बना लिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। चलिए पहले लॉगिन करते हैं अपने रिमोट सर्वर पे, फिर आगे देखेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ CMD। आप चाहें तो पावरशेल यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं गिट बैश, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर जो सभी के पास अवेलेबल हो। इसमें राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया ये SSH-P और 1034 मेरा पोर्ट है रिमोट सर्वर का, और राज मेरे यूज़र का नाम है, और ये वाली मेरी सर्वर की IP है। आप अपने लिखिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये मेरा वाला देख के नहीं छापना है। अब इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा SSH की सेटअप है, यानी कि पासवर्ड लेस है, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा डायरेक्टली बिना पासवर्ड प्रॉम्प्ट किए हुए। ये हो गया। हम इस लोग इसको क्लियर कर देते हैं
अभी हम लोग किस में, अभी हम लोग यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में है, यानी कि अपने सर्वर पे, अपने रिमोट सर्वर अपने VPS पर है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं और आपको अपाचे है या नहीं इसको देख लीजिए पहले। तो देखते हैं, अपना रिमोट सर्वर में आइए यहाँ पर और इसको पेश कीजिए apache2-v लिख के। और देखिए अपाचे मेरा इंस्टॉल है, इसलिए मेरा ये वर्जन हमें दिखाई दे रहा है। उस तरीके से पाइथन है या नहीं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जेंगो रन करने वाले तो पाइथन होना ज़रूरी है। तो पाइथन डैश वर्जन लिखा, और पाइथन भी 3.10.6 है, तो वर्जन भी आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मोडविज़गी की। मोडविज़गी एक मॉड्यूल है जो कि हमारे वेब सर्वर और हमारे जेंगो प्रोजेक्ट के बीच इंटरफेस का काम करता है। विज़गी का मतलब क्या होता है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो वेब सर्वर और हमारा जो जेंगो प्रोजेक्ट है दोनों कम्युनिकेट कर सके, इसीलिए उसमें हम लोग एक इंटरफेस लगाते हैं जो कि मोडविज़गी हमारा यहाँ पर है। तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, वो हमारे सिस्टम में है यानी वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप apache2ctl स्पेस देकर -m लिखेंगे, ये आपको बताएगा कि वह है या नहीं। इसमें राइट क्लिक किया, इंटर प्रेस करते हैं और देखिए हमारा कहीं भी दिख नहीं रहा मोडविज़गी, तो इंस्टॉल नहीं, हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चेक करना है कि पिप है या नहीं, तो PIP वर्जन इसको चेक करेंगे और यहाँ पर आते हैं और पेस्ट कीजिए इसको। उसकी एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये बहुत नीचे आ चुका है। PIP लिखना डैश वर्जन, और ये भी हमारा नहीं है, PIP भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। इसके बाद SQLite जो होता है वो हमें पाइथन के साथ ही यहाँ पर मिल जाता है, तो उसका अगर आपको वर्जन चेक करना है तो आपको ये वाला नीचे ये जो लिखा है इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। पेस्ट कीजिए यहाँ पर, 2 बार पेस्ट हो गया, बताइए। कभी कभी एक बार नहीं होता, कभी कभी 2 बार हो जाता है। तो यहाँ पर इतना लिखना है और इंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर वर्जन दिख जाएगा SQLite का। उसके बाद हमें इसमें चाहिए क्या, इसमें हमें चाहिए गिट। तो गिट है या नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ गिटहब का यूज़ करेंगे तो गिट चाहिए, गिट क्लोन वगैरह करने के लिए। तो देखते हैं कि ये हमारा है या नहीं। यहाँ पर आइए और हमें लिखना है गिट डैश वर्जन। देखिए गिट भी हमारा नहीं, हमें जो चीज़ें नहीं है वो हमारे इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा मोडविज़गी नहीं है तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ये मोडविज़गी इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास अपाचे है, पाइथन है, मोडविज़गी नहीं है, तो उसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दिया मैंने और ये हमारा इंस्टॉल भी हो गया और हमें इनेबल भी करके दे रहा है। अब इसको चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, ऊपर तो ये क्लियर हो गया था ना। इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आपको वापस से बस ये रन करना पड़ेगा, ये apache-ctl-m। तो इसको आप आइए यहाँ पर और पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा विज़गी मॉड्यूल। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद क्या इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है पिप। तो इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आइए और इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर किया, पेस्ट किया, sudo apt इंस्टॉल python3-pip और इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। y और इंटर की प्रेस करते हैं, थोड़ा सा टाइम में भी ले सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका कितना बड़ा फाइल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि फेल टू फैच HTTP दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, क्लियर कीजिए और एक बार sudo apt अपडेट कर लेना है। ओके हमने गड़बड़ कर दिया, sudo apt लिखना है, APY sudo apt अपडेट लिखना है और फिर अपग्रेड करना है, फिर उसको रन करना है। तो हमारा ये जो एरर आया अभी गिट को इंस्टॉल करते वक्त वह नहीं आएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, sudo apt अपग्रेड, इंटर की प्रेस करते हैं और y और इंटर की प्रेस किया, पहले अपडेट किया फिर अपग्रेड किया, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं और वापस से गिट वाला जो हमारा था sudo apt इंस्टॉल नहीं, हमारा पिप इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो sudo apt इंस्टॉल python3-pip, ये वाला इंटर की प्रेस कीजिए। अब की बार आपका कोई एरर नहीं आएगा और आपका पिप यानी कि PIP इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए हमारा इंस्टॉल हो रहा है इस पर और ये इंस्टॉल लगभग होने को है। ये हमारा देखिए 99% और हमारा इंस्टॉल हो गया। तो हमारा पिप इंस्टॉल हो गया। अभी हमें लास्ट एक ही इंस्टॉल करना है, वो है गिट। उसके लिए हमें लिखना है sudo apt इंस्टॉल गिट, इसे कॉपी करना है, टर्मिनल में आइए, पेस्ट कीजिए sudo apt इंस्टॉल गिट और इंटर की प्रेस करना है और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा ही है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली। चलिए इंस्टॉल हो रहा है, उसके जब तक ये इंस्टॉल होता है आप चाहे तो फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि गिट आपको मिला या नहीं, जैसे गिट डैश वर्जन इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर गिट वर्जन दिख जाएगा। फिर आपको PIP अगर देखना हो तो PIP डैश वर्जन था, क्या था मुझे तो याद नहीं आ रहा। देखिए 22.0.2 ये हमारा इंस्टॉल होता है। सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं हमारे इस
यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर, या फिर लाइव सर्वर में, फिर रिमोट सर्वर में, या फिर वीपीएस में, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आपको एक वर्चुअल ENV इंस्टॉल करना है। तो वर्चुअल ENV हम इंस्टॉल करेंगे sudo pip का यूज़ करके। जो pip का यूज़ करके इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ये वाला हमारा। अगर आप इसको देखना चाहें, अगर आप इस पैकेज को देखना चाहें तो आप ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, pypi.org पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्चुअल ENV। लेकिन एंटर की प्रेस कीजिए और आई बिलीव ये वाला है। तो PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV, बस यही वाला हम इंस्टॉल कर रहे हैं। PIP हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा, तो हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ आना है और सिंपली इसको कॉपी कीजिए। आप चाहें तो PIP लिस्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपका पैकेज इस पे है। जैसे PIP इंस्टॉल लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वर्चुअल ENV पहले से है या नहीं। तो हमारा नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है ये sudo pip इंस्टॉल वर्चुअल ENV, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका कलेक्ट करेगा, डाउनलोड करेगा और सब कुछ हो जाएगा सही तरीके से। और ध्यान रखना है कि ये sudo के साथ आपको करना है, PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV नहीं करना, ये रूट प्रिविलेज के साथ इसको इंस्टॉल करना है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, वरना आपका ये तरीके से काम नहीं करता है। ये कर लिया। अभी अगर हम लोग इसमें देखें PIP लिस्ट करके, तो आपको ये इंस्टॉल होकर दिख जाएगा। देखिए वर्चुअल ENV, बस हमें यही चाहिए ताकि हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। जो हम लोग पहले इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्रिएट किया था हमने, वही अब हमें अपने इस यूबुंटू पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला टूल चाहिए। हो सकता है कि हमने ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर MK वर्चुअल ENV यूज़ किया हो, तो वो सिर्फ विंडोज़ के लिए है, वो यूबुंटू में वर्क नहीं करेगा। इसलिए यूबुंटू में जो सपोर्ट करेगा वह पैकेज मैंने इंस्टॉल किया, जो कि है ये वाला। ये जो ये सभी में काम करता है, विंडोज़ में भी, लिनक्स में भी और बाकी सब में भी। सो ये आप चाहें तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आगे से आगे स्टेप देखते हैं। आगे ये कहता है कि वेरीफाई अपाचे 2 इज़ एक्टिव एंड रनिंग। तो अपाचे 2 हमारा एक्टिव एंड रनिंग स्टेटस में है या नहीं, उसको चेक कर लीजिए। इससे तो ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये होगा ही, फिर भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सूडो सर्विस, देखिए एक्टिव एंड रनिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या, सूडो सर्विस अपाचे 2 स्टेटस ये वाला रन, तो आपको यहाँ पर ये दिया था। आप यहाँ पर Ctrl+C प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि ये एग्जिट हो जाए। उसके बाद आपको चेक करना है फायरवॉल। ये चेक करना ज़रूरी है कि फायरवॉल में आपका जो पोर्ट है वो अलाउड है या नहीं। तो इसको सूडो UFW स्टेटस वर्बोस लिख के एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको 80 और 443 HTTP और HTTPS दोनों ही पोर्ट अलाउ होना चाहिए, जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर अलाउड है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, मेक कनेक्शन बिटवीन रिमोट सर्वर एंड गिटहब विया SSH। अभी क्या है, अभी हमारा लोकल मशीन और रिमोट सर्वर जो VPS है उसके बीच हमारा कनेक्शन बना हुआ है SSH का यूज़ करके, जिसमें हम लोग लिखते हैं SSH-P पोर्ट राज @ फिर IP लिख के हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें रिमोट सर्वर और गिटहब के बीच कनेक्शन बनाना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से SSH की सेटअप करके। तो पहले लोकल से रिमोट पे हमारा कनेक्शन बना हुआ था, अब रिमोट से गिटहब के बीच कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जनरेट करना है SSH की। तो चलिए जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला एल्गोरिथम अब यूज़ कर रहा हूँ RSA यूज़ करने के बजाय। आप चाहें तो RSA भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अब आप यही यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉपी कर सकते हैं वैसे आप। मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करता हूँ और हम लोग इसमें आते हैं। तो पहले क्लियर कर लेते हैं। ये रिमोट सर्वर पे मैं SSH की जनरेट कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा अपने राज यूज़र के साथ। तो पेस्ट किया SSH की -keygen-t और ये एल्गोरिदम हो गया। फिर -p लिखा और यहाँ पर एक आइडेंटिफायर लिख देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं गिट हब, और फिर इंटर की प्रेस करना है। ये इसी पाथ पे होगा होम raj.ssh और ये वाला हमारा प्राइवेट की बनेगा, फिर एक पब्लिक की बनेगा। इंटर की प्रेस कीजिए, पास फ्रेज नहीं देना है, इंटर की प्रेस करना है, फिर पास फ्रेज नहीं देना है, इंटर की प्रेस करना है। और ये कह रहा है कि परमिशन डिनाइड। चलिए परमिशन डिनाइड हो गया बिकॉज राज को इसके अंदर में कोई भी फाइल राइट करने की परमिशन नहीं है। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ परमिशन डिनाइड देन on.ssh देन ट्राई अगेन टू जनरेट। हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, राज को अपना इसको बनाना पड़ेगा, इसके बाद फिर से हम इसको जनरेट करेंगे। तो इसका अपना बनाने के लिए आपको ch on का यूज़ करना है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पर sudo लिखा, ch-on-r लिखना है, फिर आपको अपना यूज़र लिखना है, जो आपको यूज़र यहाँ पर दिख रहा होगा वही यूज़र आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बिकॉज इसी को ऑन करना है। ये वाला फोल्डर जिसने ऑन कर लिया, इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो इसको ये प्रिविलेज मिल जाएगा कि अब इसके अंदर में कोई भी काम कर सकता है। तो चलिए की जनरेट करवाते हैं इससे। बस वही सेम लिखना है जो परमिशन डिनाइड दे रहा था पहले, अब वही सेम हमें रन करवाना है इस पर। तो SSH keygen-t लिखा, फिर C देकर हमने गिटहब लिखा हुआ, इंटर की प्रेस कीजिए,
सेम जगह पर होम राज डॉट एस ये प्राइवेट की बनेगा, ठीक है। पास फिर से नहीं देना, इंटर की प्रेस कीजिए, एक बार और इंटर की प्रेस कीजिए, और अब की बार हमारा डॉट एस के अंदर में एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट होकर सेव हो गया। जो आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले ls करते हैं, ls-e, और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा डॉट एस फोल्डर, इसके अंदर चलते हैं cd.sh और फिर ls करते हैं, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए आईडी ये वाला एक प्राइवेट की हो गया और ये हमारा पब्लिक की होता है। इस पब्लिक की को अब आपको ओपन करना है कैट का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, कैट लिखिए और आईडी ये वाला .pub, प्राइवेट नहीं पब्लिक की, याद रखिएगा .pub जो लिखा हुआ वाला, इसमें इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का की हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरे को कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा हुआ होगा मैंने कि ओपन पब्लिक एसएसएच की देन कॉपी की, तो हमने इस तरीके से ओपन किया, फिर उसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको गिटहब रेपो पे जाना है, तो ये हमारा गिटहब का रेपो कहाँ गया भाई, ये क्लोज कर देता हूँ और इसको साइड करते हैं। कहाँ गया हमारा रेपो, ये वाला रेपो, तो ये हमारा रेपो है। देखिए मिनी ब्लॉक प्राइवेट अभी भी रेपो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर रेपो पे जाना है। उसके बाद ये डोमेन वाला क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जाना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स टैब में जाना है, तो सेटिंग्स टैब पे चलते हैं। इस रेपो के सेटिंग टैब में गया मैं। उसके बाद डेप्लॉय की ऑप्शन फ्रॉम साइड बार, तो साइड बार में देखिए कहीं होगा डेप्लॉय कीज ये वाला, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ऐड डेप्लॉय की बटन एंड पेस्ट रिमोट सर्वर्स कॉपीड एसएसएच पब्लिक की, देन क्लिक ऐड की। तो यहाँ पर आइए, पहले देखिए ऐड डेप्लॉय की यहाँ पर लिखा है, इस बटन में क्लिक करना है। इस टाइटल में कोई भी नाम दे दीजिए, इसे की लिख दिया, और जो की हमने कॉपी किया था पब्लिक की उसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, उसके बाद आपको ऐड की पे क्लिक कर देना, जिससे कि हमारा ये की ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐड हो गया। उसके बाद ये कहता है कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दी कनेक्शन, गो टू ए सर्वर टर्मिनल देन रन बिलो कमांड, या तो ये रन कर लीजिए या फिर ये रन कर लीजिए। मैं ये रन कर लेता हूँ। ये वेरीफाई करके आपको बताएगा कि आपका रिमोट सर्वर आपके गिटहब से कनेक्शन बना पाया है या नहीं। तो टर्मिनल में चलते हैं यहाँ पर और इसको पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आई बिलीव येस के लिए पूछिएगा, तो येस टाइप करना है, इंटर की प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आपको बताएगा सक्सेसफुली, अगर हो गया वो देखिए यह सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, तो आपका सही तरीके से काम हो जाएगा, यानी कि रिमोट सर्वर आपका गिटहब दोनों कनेक्शन सक्सेसफुली बना चुका है। ये हम लोग इससे वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आगे ये क्या कहता है। आगे ये कहता है कि यू मे गेट एन एरर गिट परमिशन डिनाइड पब्लिक की इफ़ यू विल ट्राई टू क्लोन इट डायरेक्टली ऑन वेब सर्वर public folder var www, so we will clone github repo in users home directory then move it to web server public directory। वैसे तो ज़रूरी नहीं होता कि आप वेब सर्वर के डायरेक्टरी पर ही रखें, आप यहाँ से भी सर्व कर सकते हैं कुछ चीज़ें करके, मगर हम लोग वेब सर्वर डायरेक्टरी पे रखेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो अगर हम लोग वहाँ पर जाकर क्लोन करेंगे तो हमें परमिशन नहीं है वहाँ पर क्लोन करने की, तो हम क्या करते हैं कि राज का जो होम है वहाँ पर तो उसको परमिशन है, कुछ भी करेंगे तो होम पे पहले क्लोन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको मूव कर देंगे इस पब्लिक डायरेक्टरी पे। आपको पब्लिक डायरेक्टरी पे क्लोन करके दिखाता हूँ कि होता है या नहीं होता है। परमिशन डिनाइड हमें मिलेगा बेसिकली वहाँ पर। तो हम लोग पब्लिक डायरेक्टरी पे चलते हैं, यहाँ पर www लिखना है। देखिए ये पब्लिक डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमें क्लोन करना है अपना जो रेपो है हुआ। तो क्लोन करने के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि आप HTTPS से कर सकते हैं या फिर SSH के पाथ से कर सकते हैं। SSH के पाथ से करेंगे बिकॉज हमने SSH की सेटअप कर लिया है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो लिखना है गिट क्लोन, ये गिट क्लोन लिखा, यहाँ गिट क्लोन लिखा। उसके बाद आपको SSH पाथ देना होता है अपने रेपो का, तो अपने रेपो में आइए, ये वाला रेपो हमारा हो गया, अपने यहाँ पर आना है और यहाँ से कोड में क्लिक करना है, और ये जो आपका है SSH HTTPS में अगर होगा तो SSH में क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना और इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको बताएगा कुड नॉट क्रिएट वर्क ट्री मिनी ब्लॉक परमिशन डिनाइड। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इस तरीके से क्लोन नहीं कर सकते, यहाँ आपको परमिशन नहीं, यानी कि राज यूज़र को परमिशन नहीं, रूट होता तो वह कर लेता। तो ईजी तरीका ये है कि या तो आप SU करके रूट में स्विच कर जाइए फिर कर लीजिए, एक तरीका ये है, या फिर आप पहले होम में उसको क्लोन कर लीजिए फिर वहाँ से मूव कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ज़्यादा सिक्योर वही है कि आप पहले होम में रखिए फिर होम से यहाँ पर मूव कर लीजिए। तो चलिए होम में चलते हैं। होम में चलने के लिए CD/ लिखेंगे और एक बार इंटर की प्रेस करेंगे तो ये होम में चला आता है। अभी हम लोग सेम वही करेंगे, ये जो ऊपर में आप देख रहे थे बस इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। गिट क्लोन गिटहब ये हमारा जो था वही है, इंटर की प्रेस कीजिए और ये क्लोनिंग इनटू मिनी ब्लॉक देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट गिटहब से अब हमारे रिमोट सर्वर पे क्लोन होकर आ रहा है।
और आ चुका है, जो आप ls करके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा मिनी ब्लॉग। यानी कि हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट था जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये हम प्रोजेक्ट गिटहब में था, गिटहब से हमने उठाकर अपने रिमोट सर्वर पे हम लोग ले जा चुके हैं। इस प्रोसेस के बाद से ये हमारा काम हो चुका है। मैंने आपको ls करके इसको वेरीफाई भी करवा दिया। अब ये कहता है कि मूव प्रोजेक्ट फोल्डर टू वेब सर्वर पब्लिक डायरेक्टरी, जहाँ पर अभी हमारा क्लोन हो नहीं रहा था, तो मूव कर लेंगे सूडो यूज़र के साथ, कोई नहीं। तो सूडो लिखना है, mv लिखना है, ठीक है, सूडो लिखना है, mv लिखना है, और ये वाला फोल्डर यहीं पर है, तो सिंपली इसको नाम लिख दिया मैंने और यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इंटर की प्रेस किया, देखिए अभी ls करेंगे तो ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर होने के बजाय अब आपका चला गया होगा इस जगह पर। आप यहाँ पर ls करके देख सकते हैं कि आपको ये यहाँ पर मिलेगा मिनी ब्लॉग। ये HTML पहले से था, मिनी ब्लॉग अभी हमारा आया हुआ है अभी इस केस में। अगर आप इसको जाकर देखेंगे मिनी ब्लॉग और ls करेंगे तो आपको, या फिर ll कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारे वो फोल्डर्स। देखिए ब्लॉग है, मैजिक.py है, mbdb है, मीडिया है, मिनी ब्लॉग और रिक्वायरमेंट्स.txt फाइल, यानी कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये लोकल मशीन का, ये सारा का सारा फाइल फोल्डर हमारा आ चुका है रिमोट सर्वर पे, और यह है गिटहब के थ्रू। तो ये इसमें खास बात है। इससे बाहर आते हैं, सो क्लियर कर देता हूँ मैं, और नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। ये कहता है कि गो टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको वर्चुअल एनवी क्रिएट करना पड़ेगा। वर्चुअल एनवी लिखना है, फिर एनवी का नाम कोई भी रखेंगे, हम लोग एमबी रखेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, तो हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर में, CD मिनी ब्लॉग के अंदर में चलिए, और यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे PIP फ्रीज करके, तो ये ग्लोबली दिख जाएगा, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोग पहले एक वर्चुअल एनवी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम लोग लोकल मशीन में किस तरीके से वर्चुअल एनवी क्रिएट करते थे अपने इस जगह पर, वैसे ही हम लोग अब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो वर्चुअल एनवी का यूज़ करना, ये हमने इंस्टॉल किया हुआ था कुछ समय पहले, PIP इंस्टॉल, और ये मैंने को पैकेज भी दिखाया था pypi.rg पर, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारा वर्चुअल एनवी का नाम है MB, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दें। इंटर की प्रेस किया और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखा होगा कि सोर्स लिखना है, और MB जो आपका वर्चुअल एनवी का नाम आपने रखा था वह /bin/activate एक फाइल है जिसका इसको रन करेंगे तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर सोर्स MB bin एक्टिवेट। यहाँ पर मैं इंटर की प्रेस करूँ तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा, पता कैसे चलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर MB दिख रहा है। आप अगर ये वाला फोल्डर देखना चाहें MB जो हमारा क्रिएट हुआ है, इसको रन करने के बाद ये MB फोल्डर आपको यहीं पर दिख जाएगा। देखिए LL करके दिखाता हूँ, ये MB हमारा फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर में है बिन, और इसी फोल्डर के बिन फोल्डर के अंदर में है एक फाइल एक्टिवेट, जिसके रन होने पर हमारा ये वर्चुअल एनवी रन होकर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। और हमारा ये MB क्या है, एक वर्चुअल एनवी है जिस पे अभी कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है जो रिक्वायर्ड है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर अभी आप देखेंगे PIP फ्रीज करके, देखिए कोई भी पैकेजेस आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं है। बट इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए, जेंगो चाहिए, जो भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये वाला फाइल जनरेट करके, ये सब चाहिए। तो ये इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स आगे क्या क्या कहता है। आगे कहता है कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इंस्टॉल करेंगे कैसे, PIP लिखना है, इंस्टॉल और requirements.txt फाइल से इंस्टॉल करना है। एक एक करके करेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए कौन सा नहीं। इसलिए तो हमने लोकली पहले requirements.txt को जनरेट कर लिया था, और उसी फाइल का यूज़ करेंगे। और सभी को पैकेजेस को, इसके अंदर जो भी पैकेजेस होगी इस टेक्स्ट के फाइल के अंदर में, वो सारा पैकेज हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, सारा डिपेंडेंसी हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको कॉपी किया मैंने, ENV के अंदर ही रहना है, ध्यान रहे ENV के अंदर ही रहना है। अब यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, PIP install -r लिखना है, ये फ्लैग बोलना नहीं है। फिर requirements.txt, ये कौन सी फाइल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ls करके, देखिए ये वाली फाइल, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वही हम लोग इसमें से रन करके सारा पैकेज इंस्टॉल करें। जो जो इसके अंदर है पैकेज लिखा हुआ नाम विद वर्जन, वही हमारा इंस्टॉल होने वाला है इस ENV के अंदर में। अब तो वापस से पेस्ट करते हैं, PIP install -r requirements.txt, इंटर की प्रेस करेंगे और ये सभी को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा एक एक करके। देख सकते हैं पहले जेंगो हुआ, फिर पिलो हुआ, फिर SQL पार्स हुआ, फिर TZ डेटा हुआ, फिर कलेक्ट, सब कुछ कलेक्ट करके ये सारा इंस्टॉल हमारे लिए करके हमें दे देता है। अब अगर आप इसको क्लियर करते हैं और PIP फ्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो जो भी इंस्टॉल होगा उसका लिस्ट आपको दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल होगी, जो रिक्वायर्ड थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो वापस आते हैं इंस्ट्रक्शन में। अब कहता है कि आपको एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा sonamkumari.com है, ये अभी भी हमारा इसी
पर है, डिफ़ॉल्ट पेज पर ही। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा। अभी हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अभी तक लोकल मशीन से गिटहब पे हमने पुश किया, गिटहब और रिमोट सर्वर के बीच हमने कनेक्शन बनाया, और गिटहब से हम लोग अपना प्रोजेक्ट रिमोट सर्वर पे लेकर जा चुके हैं। साथ में हमने वर्चुअल भी क्रिएट कर लिया है, सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लिए हैं। इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना है, जिससे कि हमारा जो डोमेन है उसके हिट होने पर हमारा प्रोजेक्ट चले, और स्टैटिक फाइल सही तरीके से हमारा सर्व हो, मीडिया फाइल सही तरीके से सर्व हो, और विजगी वगैरह का कुछ थोड़ा सा कन्फिग्रेशन हमें करना पड़ता है। तो कहाँ पर करना है ये, क्रिएट वर्चुअल होस्ट फाइल, ये हमें जाना है etc अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल के अंदर में। तो चलिए पहले यहाँ चलते हैं, डायरेक्टली इसको रन करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाकर पहले देखें कि इसमें है क्या, उसके बाद नैनो करके इसमें हम लोग फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, और cd करना है, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो आपका वर्चुअल env है, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो डीएक्टिवेट कर दिया मैंने इसको cd लिखिए, और etc अपाचे 2 साइट से अवेलेबल, इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर अगर आप ls करेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ फाइल है, और ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ फाइल के अंदर ही ऐसा कोड लिखा गया है कि कोई भी डोमेन अगर पॉइंट कर रहा है इसकी IP, इस सर्वर की IP पे, तो एक डिफ़ॉल्ट पेज दिखे, जो पेज आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलता है। अगर वेब ब्राउज़र ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला पेज दिख रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इस डोमेन के हिट होने पर जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वह ना दिखे। उसके बाद जब मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, और मैं उस कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रोजेक्ट पाथ इसको दूंगा, डॉक्यूमेंट रूट इसको दूंगा, उसमें जो कोड होगा वह एग्जीक्यूट होकर जो वेब पेज बनेगा, वह वेब पेज यहाँ पर सर्व हो, वह यूज़र को दिखे। तो वही काम हम लोग अभी करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, हमारा जो डोमेन होगा उसका, और .conf एक्सटेंशन इसका रहेगा। नैनो के साथ इसको क्रिएट भी कर लेंगे और ओपन भी कर लेंगे। फिर हमें ये वाला कोड इसके अंदर में लिखना है, ऐड फॉलोइंग कोड इन वर्चुअल होस्ट फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम लोग फाइल भी क्रिएट कर लेंगे और सारी चीज़ें एक साथ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर फाइल क्रिएट करने तो सूडो के साथ करना, सूडो नैनो, और इसका नाम रखना है, जैसे मेरा डोमेन का नाम है sonamkumari.com। अगर .in होता तो मैं यहाँ पर .in लिखता, बट मेरा .com है तो मैं .com लिखूँगा, और इसे एक्सटेंशन लिखना है .conf। .conf लिखना है, .config नहीं लिखना है। बहुत लोग .config लिख देते हैं, तो config नहीं, .conf लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए, सूडो के साथ ही इसको लिखना है, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जो कॉपी किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। बट ये चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये कहता है वर्चुअल होस्ट की कोई भी डोमेन पोर्ट 80 पे अगर आ रहा है तो उसके लिए ये हमने लिखा हुआ है, ये देखिए। अभी क्या देखना है भाई, इसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है सर्वर नेम, जिस पे हम लोग अपना डोमेन नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है sonamkumari.com, ये ध्यान में रखिए। और ये www के साथ ही लिखना है, बिना www का नहीं लिखना है। होस्टिंगर के VPS में बिना www लिखेंगे तो एक काम नहीं करेगा। उसके बाद सर्वर एडमिन, यहाँ पर एक पब्लिक सर्वर एडमिन का कोई एक ईमेल लिखिए, जो कि पब्लिकली सबको दिखेगा। जब भी सर्वर एरर मिलेगा आपके व्यूवर्स को, तो ये ईमेल उसको दिखेगा, जिस पर वो ईमेल करेगा और आपको बताएगा कि भाई आपकी साइट तो खुल ही नहीं रही है, तो इसको ठीक कीजिए जल्दी से। तो ये sonamkumari.com, ये ईमेल मैंने इसमें, तो वह मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद एरर आएगा तो एरर के लिए लॉग जनरेट होगा, एक्सेस लॉग आएगा तो एक्सेस लॉग के लिए जनरेट होगा। उन्होंने लिखा, अब इसको हटाकर सबसे नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर आपने लिखा है, बट लिखना ज़रूरी है, जिससे कि हमें एरर्स मिले तो हमें समझ में आए। उसके बाद यहाँ पर एलियास लिखा हुआ है स्टैटिक फाइल के लिए, यानी कि जब आप /static हिट करें तो आपको देखना है इस जगह पर var www, और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर लिखना है मिनी ब्लॉक। बिकॉज जब आप स्टैटिक फाइल सर्व करेंगे, कलेक्ट स्टैटिक, इसमें एक कमांड आपको रन करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो क्या करेगा, कलेक्ट स्टैटिक क्या करेगा, जितने भी आपके स्टैटिक फाइल हैं, जावा स्क्रिप्ट हो, CSS हो, या फिर डेवलपर के द्वारा इमेजेस हो, वो सारा वो एक जगह कलेक्ट करेगा और वो /static यानी कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर में रख देगा। तो वहाँ से ये सर्व होना चाहिए, इसी वजह से ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो बस आपको सिंपली ये लिखना है, और इसका जो डॉक्यूमेंट, इसका जो डायरेक्टरी बनेगा वो डायरेक्टरी बनेगा var www के अंदर में। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है, मिनी ब्लॉग, और यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर हमारा रहेगा। और एक में रिक्वायर कर दिया हमने ग्रांटेड, यानी कि रिक्वायर ऑल ग्रांट, यानी कि सभी को ग्रांट कर दिया। उस तरीके से, जिस तरीके से स्टैटिक फाइल को किया, इस तरीके से मीडिया फाइल के लिए करना पड़ता है। तो /media पे हमें ये दिखाना है। तो यहाँ पर हमें www के अंदर में मिनी ब्लॉग हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो आप लिखें, प्रोजेक्ट फोल्डर का जो नाम रहेगा वह लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नहीं। उसके बाद मीडिया,
ये सब कुछ है। अगर आप जाकर देखेंगे मिनी ब्लॉग में तो आपको दिख जाएगा कि उसमें एक मीडिया फोल्डर है। इसमें स्टैटिक फोल्डर में भी अभी आपको ना दिखे, लेकिन कलेक्ट स्टैटिक करने के बाद आपको दिखेगा। ओके, सो ये हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी हम लोग देते हैं और यहाँ पर हमें कर देना है मिनी ब्लॉग कर दिया। उसके बाद ये नीचे आना है, विजगी फाइल में बताना है, बिकॉज ये एंट्री पॉइंट होता है। तो विजगी फाइल हमारा कौन सा है वह यहाँ पर आपको लिखना है। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम तो मैंने लिखा रूट, डायरेक्टरी रूट प्रोजेक्ट फोल्डर का जो होता है उसका नाम लिखिए। फिर आपको इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम भी यहाँ पर लिखिए। तो ये मिनी ब्लॉग ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है, तो वही मैं लिख दूंगा मिनी ब्लॉग। उसके बाद रिक्वायर ग्रांटेड लिख दिया। उसके बाद आपको डीमन यहाँ पर हम लोग यूज़ करें विजगी का डीमन प्रोसेस, तो उसका यूज़ करें। यहाँ पर आपको लिखना है विजगी डीमन प्रोसेस और यहाँ पर कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं लिख देता हूँ मिनी ब्लॉग और जो नाम आप यहाँ लिखते हैं वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। विजगी प्रोसेस ग्रुप में मिनी ब्लॉग लिख दिया दोनों जगह पर। इस पर आते हैं पाइथन होम, इसमें var www और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है। पाइथन होम के लिए जहाँ भी हमारा क्रिएट हुआ है env वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो मिनी ब्लॉग प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखा और हमारे वर्चुअल env जो हमने क्रिएट किया था उसका क्या नाम था MB, तो हमें यहाँ पर MB लिखना है। इसको हटा के लिख दिया MB, ये काम हो गया। अभी हमें ये पाइथन पाथ यहाँ पर लिखना है। तो पाइथन पाथ हमारा क्या बनेगा, मैं इसी जरा मुंडी हटा लेता हूँ अपना। तो पाइथन पाथ हमारा क्या बनेगा कि var www और प्रोजेक्ट फोल्डर, तो इसको डिलीट करते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर नेम इसको हटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए मिनी ब्लॉग। तो मैंने बहुत ही प्रेम से इसको लिख दिया, आपको बस फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ वही, बट मैं वजह भी बता रहा हूँ कि क्यों ये लिखा गया, ताकि आपको बिहाइंड द सीन क्या था वह समझ में रहे। फिर विजगी स्क्रिप्ट एरियाज की स्लैश पे आपको ये मिलेगा var www और ये प्रोजेक्ट फोल्डर नेम हटाना है मिनी ब्लॉग। मतलब जो विजगी फाइल है हमारा उसका हम लोग पाथ बेसिकली यहाँ पर दे रहे हैं, वो स्क्रिप्ट का पाथ हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं मिनी ब्लॉग यहाँ लिखना है। इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम भी सेम वही है मिनी ब्लॉग, तो मिनी ब्लॉग यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका अलग रहे तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। और ये विजगी.py फाइल हमारा रहता है वही हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो बस सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ, सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। प्रेम पूर्वक हम लोग इसको Ctrl+X प्रेस करेंगे, फिर Y प्रेस करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव हो गया। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं एक बार और इसके अंदर में जाके कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। देखिए मेरा सब कुछ सही है होपफुली। और इसको Ctrl+X प्रेस करेंगे, फिर एग्जिट होएगा। अब सेव होने के लिए नहीं कहेगा बिकॉज मैंने कोई चेंज नहीं किया था। इसको टेस्ट कर सकते हैं आप कि आपने जो लिखा उसका सिंटैक्स वाइज ये सही है या नहीं। उसके टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक कॉन्फ़िगरेशन इज़ करेक्ट और नॉट। उसके लिए आपको ये रन करना है sudo apache 2ctl और config test। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर रन कीजिए। यहाँ को ताकि सिंटैक्स ओके, यानी कि इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था कि इस जो अपने ये वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस पाथ पे। इस पाथ पे ऑलरेडी हम लोग हैं तो जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है sudo a2 in site और जो आपका नाम है फाइल का वह नाम आपको लिखना है। तो चलिए मैं इसको कम से कम इतना तो कॉपी कर ही सकता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसी पाथ के अंदर है हम लोग, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। हम लोग sudo a2 in site लिखेंगे, फिर फाइल का नाम जो कि sonamkumari.com.conf है, यानी कि इस फाइल का नाम जो हमने अभी क्रिएट किया है sonamkumari.com.conf और इंटर की प्रेस कीजिए और ये इनेबल हो जाएगा। देख सकते हैं इनेबल हो गया। अभी हमें कहता है कि सर्विस अब रिस्टार्ट कर लीजिए अपाचे का। चलिए स्टेप में देखते हैं कि स्टेप में क्या कहता है। स्टेप में कहता है कि सर्विस रिस्टार्ट कीजिए, अपाचे सर्वर रिस्टार्ट करना है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कीजिए sudo service apache 2 रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस कीजिए और हमारा अपाचे रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग हमारा जो डोमेन है कहाँ गया, ये sonamkumari.com, इसको एक बार हिट करके देख ले। ये मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये हम लोग एक बार हिट करके देखते हैं। जेंगो का भयंकर एरर आया हुआ यहाँ पर कि डिसअलाउड होस्ट। ये कह रहा है कि इनवैलिड होस्ट पोस्ट, क्या लिखा है, इनवैलिड HTTP होस्ट हेडर। सोनम कुमारी आपको लिखना पड़ेगा यू मे नीड टू ऐड दिस टू अलाउड होस्ट। तो सेटिंग्स पे फाइल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें www.sonamkumari.com लिखना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ गया, यहाँ पर कि ओपन जेंगो प्रोजेक्ट settings.py फाइल, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। उसको कॉपी किया मैंने और आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ध्यान रखना है, मिनी ब्लॉग ही आपको नहीं डाल देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मिनी ब्लॉग करके इसको लिखा हुआ है अपने स्टेप में, बिकॉज मेरा मिनी ब्लॉग नाम है इसी वजह से।
बट आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है। इंटर की प्रेस करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा settings.py फाइल, ये वाली फाइल। इसको ओपन करना है तो sudo nano और settings.py फाइल, इसको इंटर की प्रेस किया, ये हमारा फाइल ओपन हो गया। यही मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये ओपन कीजिए कुछ इस तरीके से। ओपन कर लिया, उसके बाद मेक बिलो चेंजेस, आपको अलाउड होस्ट में योर डोमेन नेम लिखना है, www के साथ भी, www के बिना भी 2 बार लिखना है। डिबग का फॉल्स कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको हमेशा लास्ट में कीजिए, कम से कम एरर आपको इस तरीके से दिख रहा है डिबग यहाँ पर है तो, वरना आपको ये दिखेगा नहीं, तो फिर आप कभी समझ नहीं पाएंगे, आपको एरर लॉग्स चेक करना पड़ेगा बेसिकली। बट बेहतर है कि इसको ट्रू रहने दीजिए अभी के लिए, इसको बाद में आप फॉल्स कीजिएगा जब आपका सारा काम हो जाए, तो एक बार आके यहाँ पर कर लेना है। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टैटिक यूआरएल ये देखना है कि लिखा हुआ है या नहीं, स्टैटिक रूट ये लिखा हुआ है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और मीडिया यूआरएल ये जो कि मीडिया फाइल्स में लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है या नहीं, फिर मीडिया रूट हमारा ये लिखा हुआ नहीं, ये सारी हमें वेरीफाई करनी है अपनी सेटिंग्स फाइल में जाकर, जो नहीं है उसको लिखना पड़ेगा और फिर सर्वर रीस्टार्ट करना है। तो पहले तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ हमने फाइल को ओपन किया, तो यहाँ पर इसको नीचे करते हैं, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला आएगा। देखिए डिबग यहाँ पर है, डिबग ट्रू है अभी तो ट्रू ही रहने देते हैं, आप चाहें तो इसको फॉल्स कर सकते हैं एफ कैपिटल में लिख के। अलाउड होस्ट में आपको अपना डोमेन नेम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ www.sonamkumari.com, ये एक हो गया। फिर कॉमा देना है, फिर डबल कॉट के अंदर में बिना www का लिखना है sonamkumari.com, ये 2 बार आपको लिख देना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि स्टैटिक वगैरह जो रूट वगैरह वो हमने लिखा हुआ है या नहीं। डेटाबेस हमारा ठीक होगा, डेटाबेस हमने लोकल मशीन पर भी ठीक कर दिया था, इसका जो पाथ था हुआ, तो ये ठीक है। अब नीचे आइए, देखिए स्टैटिक यूआरएल है बट स्टैटिक रूट हमने डिफाइन नहीं किया होता, यहाँ पर स्टैटिक रूट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसको मैंने कॉपी कर लिया था, स्टैटिक रूट इक्वल बेस डायर और स्टैटिक ये मैंने लिख दिया हुआ है। मीडिया यूआरएल ठीक है, मीडिया रूट भी हमारा ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी जैसा है वैसे ही। कुछ चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी .env नहीं यूज़ कर रहा और ना ही कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ कर रहा हूँ अब इसको सिक्योर बनाने के लिए। जैसे कि ये जो सीक्रेट की आप देख रहे हैं ये नॉर्मली यहाँ पर नहीं होता, इसको हम लोग env में रखते हैं और फिर env से यहाँ पर सर्व करते हैं। मैं उसका एक सेपरेट टॉपिक बताऊँगा कि कैसे आप कॉन्फ़िगर फाइल क्रिएट करके, मतलब एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके अपने सीक्रेट्स को यहाँ सर्व कर सकते हैं, या फिर कैसे .env जो env फाइल क्रिएट करके कैसे सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा, उसको मैं सेपरेट रखूंगा, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने सीक्रेट की को सीक्रेट रखिए बजाय यहाँ पर रखने के। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी लोग सजेस्ट करते हैं और जेंगो डॉक्यूमेंटेशन भी सजेस्ट करता है कि या तो आप एक सेपरेट फाइल कॉन्फिग फाइल बनाकर सर्व कीजिए, या फिर आप env के थ्रू अपने सीक्रेट्स को सर्व कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको करना चाहिए। तो मैं ये आपको बताऊँगा, संयम बना के आपको रखना, अभी नहीं किसी और सेपरेट में बताऊँगा। तो ये लोग करते हैं सीक्रेट की को फिर डिबग को भी कर देते हैं और अलाउड होस्ट को भी कर देते हैं अलग env में डाल के। कल को अगर हम लोग कोई और डेटाबेस यूज़ करें जैसे MySQL वगैरह, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड उसको env में रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें env में रखी जाती है। ईमेल अगर आप सेटअप करेंगे तो उसके लिए रखी जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस है, बट यहाँ पर हम लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं Ctrl+X प्रेस करता हूँ और Y और इंटर प्रेस, इससे हमारा सेव हो जाएगा ये। अब हमें इसको रीस्टार्ट करना है एक बार। जेंगो में, पाइथन में, इसमें क्या है कि आप कोई भी चेंज कर दें अपने फाइल पे, किसी भी फाइल पे आप चेंज करेंगे तो उसका असर देखने के लिए आपको अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। या तो ग्रेसफुली कीजिए, या फिर आप रीस्टार्ट कीजिए, या फिर रिलोड कीजिए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी, चूँकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये जो VPS है इस पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं नहीं कि रीस्टार्ट करने पर असर पड़ेगा, तो मैं रीस्टार्ट ही कर लेता हूँ इस तरीके से, sudo service apache to रीस्टार्ट, वरना ग्रेसफुल भी आप कर सकते थे जिससे कि असर ना पड़ता किसी और प्रोजेक्ट। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर के बाद, अभी के लिए कुछ ऐसे ही काम चला लेते हैं। सो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये काम हमने कर लिया, हमने रीस्टार्ट भी कर लिया हुआ है। अब कहता है कि यू कैन चेक एरर लॉग्स इफ़ यू गेट एनी एरर। हमें तो कोई एरर देखते हैं यहाँ पर पहले कि कोई एरर मिलता है कि, तो वो हमने चेंज कर दिया, तो अभी ये हमारा काम करना चाहिए। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और कोई एरर नहीं मिल रहा हमें, बट ये गोल गोल घूम रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल गोल घूमे ही जा रहा है। तो एक तो मुझे इसमें 2 प्रॉब्लम दिख रही है। पहला प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि स्टैटिक फाइल सर्व नहीं हुआ, यानी कि हमारा CSS काम नहीं कर रहा। हमारा इमेज जो हीरो इमेज है, जो एक बड़ा सा इमेज दिख रहा था, जो इसमें एक कोई लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी लड़की, वह नहीं दिख रहा। यानी कि जो स्टैटिक फाइल होते हैं CSS जावास्क्रिप्ट या फिर जो डेवलपर इमेजेस लगा था, वह हमारा यहाँ पर सर्व नहीं हुआ है। तो ठीक है, वो नहीं हुआ बिकॉज उसमें हमने अभी तक
कलेक्ट स्टैटिक कमांड चलाया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टैटिक फाइल जनरेट नहीं हुआ है, उसका हमें सॉल्यूशन पता है। लेकिन दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर है वह है कि ये गोल गोल घूमे ही जा रहा है, बिजी बता रहा है, ये हमें रिस्पॉन्स सही तरीके से दे रहा, तो ये बिजी होता रहा। अभी आपको ये एक बार ओपन हो गया, लेकिन इसको सेकंड टाइम मैं ओपन करूँ, जैसे कि मैं इसको कॉपी करूँ और इसको क्लोज करके मैं फिर से अगर हिट करूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको ये इस रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, और इस रिस्पॉन्स से जो हमें एरर मिलेगा वह एरर हमें मिलेगा लॉग होकर इस जगह पर। तो रिस्पॉन्स आएगा तभी लॉग में एंट्री होगा, फिर हम लोग उसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, या फिर अगर हमें उसका सॉल्यूशन पता है तो हम लोग खुद से कर लेंगे, या फिर गूगल में सर्च कर लेंगे, या फिर स्टैक ओवरफ्लो में किसी से पूछ लेंगे इस एरर का क्या सॉल्यूशन है। तो हमें कहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा 5, और 5 में से कोई एक हमारे लिए काम करेगा। तो अभी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जैसे कि हमें ये रिस्पॉन्स मिले, फिर मैं आपको वो एरर दिखा सकूँ जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, मतलब आ रहा है ये प्रॉब्लम। हमें वेट करना पड़ेगा उस जब तक ये हमारा रिस्पॉन्स देता है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर एरर लॉग्स चेक किए जाते हैं जब आप यूज़ करते हैं अपाचे वेब सर्वर। तो आपको जाना पड़ेगा cd var log, यहाँ पर इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आते हैं और हम लोग उस पर जाएंगे, तो पेस्ट किया cd var log, यहाँ पर आते हैं। देखिए cd var log के अंदर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे किस में, अपाचे 2 में। तो अपाचे 2 में आपको परमिट नहीं है वहाँ पर जाने की, वहाँ सिर्फ रूट यूज़र जा सकता है। देखिए cd अपाचे 2 अगर मैं करूँ तो मुझे परमिशन डिनाइड मिल जाएगा। तो मैं अपना यूज़र चेंज करता है, su लिखा, इंटर की प्रेस किया, मुझे यहाँ पर पासवर्ड लिखना पड़ेगा रूट का, वो लिखा, इंटर की प्रेस किया। अब मैं रूट यूज़र बन गया टेम्पररी कुछ समय के लिए। अब मैं अगर cd अपाचे 2 करूँ तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया। अभी यहाँ पर आने के बाद देखिए इसमें लिखा है कि आप कैट कर सकते हैं एरर लॉग, बट यहाँ से हमें अभी तक रिस्पॉन्स मिला नहीं है, तो एरर लॉग उस पर आया नहीं होगा। हमें ये वेट करना पड़ेगा कि कुछ तो रिस्पॉन्स आए, एरर ही आए, लेकिन आना तो पड़ेगा, तभी हमें वहाँ पर दिखेगा कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। आपको वहाँ पर बहुत सारे एरर दिखेंगे, बिकॉज हमारा एक डिसअलाउड होस्ट का भी एक एरर था, वह अभी वहाँ लॉग हो गया होगा। तो आप चाहें, बहुत लोगों को वह मैसी लगता है एरर लॉग्स, तो लोग क्या करते हैं कि इस एरर को देखने से पहले, अगर कोई भी एरर देखने से पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि क्लियर करके सब पिछला वाला हटा दो, फिर अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वह हमारा सिर्फ लॉग होगा, तो हमें एग्जैक्ट वही दिखेगा। आप चाहें तो वैसा क्लियर करके देख सकते हैं, बट हमें अभी के लिए क्लियर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट करूँगा बस इसका। ये एरर जैसे रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही मैं आपको एरर लॉग दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या एरर है, उसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आप क्लियर करना चाहें तो इस कमांड को रन करके एरर लॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं। ऐसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि क्या आपको एरर मिलेगा, उसका क्या सॉल्यूशन है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें। थोड़ा सा वेट मुझे करना पड़ेगा, आपको तो वेट नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे वेट करना पड़ेगा। मे बी 5 से 10 मिनट इसमें लग सकता है ये इसका रिस्पॉन्स देने में। टाइम आउट होगा और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ भी दिखा देगा, जो भी एरर रहेगा वह दिखा देगा। तो उतना देर तक मुझे वेट करना पड़ेगा। वेट कर दें, उसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुझे इसको जिंदा रखना पड़ेगा एंटर की प्रेस करके, वरना ये हो जाएगा क्या, टर्मिनेट, बिकॉज इसमें हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। आप तो नहीं देख पा रहे हैं, मगर मैं तो वेट कर रहा हूँ ना, खड़ा बैठ कर कितने समय के लिए, तो ये हो जाएगा डेड, किल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पर आ चुका है, इंटरनल सर्वर एरर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पर कह रहा है कि दिस सर्वर इनकाउंटर एन इंटरनल एरर और मिसकन्फिगरेशन एंड वाज अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। और हमारा यहाँ पर ईमेल दिखाई देता है, जो हमने ईमेल मेंशन किया था अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वर्चुअल होस्ट वाली फाइल में, वह ईमेल आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यानी आपके यूज़र को दिखाई देगा। तो ये कह रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जाइए और एरर लॉग देखिए, तो हम लोग वही एरर लॉग अभी देखने वाले हैं। देखेंगे कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ पर चला गया भाई, आगे ये वाला हमने स्टेप देखा था कि कैट कर लीजिए एरर लॉग को। चलिए मैं कैट करके देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये वाली फाइल, और इस पाथ पर ही रहना है, कैट एरर लॉग किया, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए पहला एरर था हमारा इनवैलिड HTTP होस्ट हेडर डिसअलाउड, जो हमने ठीक कर लिया था। अभी जो दूसरा एरर मुझे मिल रहा है वो मिला है टाइम आउट स्पेसिफाइड हैज़ एक्सपायर्ड, मोड विजगी फेल्ड टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन। तो डीमन से ये फेल्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंकेट और ओवर साइज रिस्पॉन्स हेडर्स रिसीव्ड फ्रॉम डीमन प्रोसेस, ये हमें मिल रहा है। तो ये अगर आपको एरर मिलता है, ये वाला एरर, बेसिकली ये एरर है हमारा कि फेल्ड टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन। ये अगर आपको एरर मिलता है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। बहुत ही कॉमन एरर है जो मिलता है सभी को,
ये कैसे सॉल्व करना है। आपको जाना है इफ़ गेट एरर मोड विजगी फेल टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन देन फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शन। तो आपको जाना है CD ETC अपाचे 2 के अंदर में। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले इसको। CD ETC अपाचे 2 इसके अंदर गया मैं। एक्चुअली हम लोग एग्जिट कर जाते हैं इससे, हम लोग चले आते हैं इस पे राज पे। CD ETC अपाचे 2 यहाँ पर हूँ मैं। उसके बाद हम लोग नैनो करेंगे इसमें, अपाचे का जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको नैनो करके ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो देखिए आपको मिलेगा अपाचे 2 कॉन्फ फाइल। इस फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो हमें लिखना है sudo nano apache 2 .conf। ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके सबसे बॉटम में आना, एकदम डाउन एरो की प्रेस करके रखिए और ये आपको सबसे नीचे लेके जाएगा इस फाइल के। देखिए सबसे नीचे आ गए हम लोग। इंटर की प्रेस कर लीजिए एक बार या 2 बार, जितनी बार आप चाहें। उसके बाद आपको ये वाला कोड लिखना है, विस्की एप्लीकेशन ग्रुप, और ये ग्लोबल आपको सेट करना है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो चुका है। वो पता चलेगा अभी 4 घंटे का, 2 घंटे 2.5 घंटे का बन गया। तो कोई देखते नहीं है, इतनी डिटेल में जानने का किसी की इच्छा ही नहीं है। मैंने देखा ही है प्रैक्टिकली। तो आप इसको जाके पढ़ लीजिए, काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ और काफ़ी समय भी ले रहा हूँ। तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और इसको पेस्ट करना है। कुछ ज़्यादा ही मैंने इंटर कर दिया। इसको पेस्ट करते राइट क्लिक किया, पेस्ट हो गया। Ctrl+X प्रेस कीजिए, फिर Y और इंटर, और ये हमारा हो जाएगा सेव। सेव होने के बाद यहाँ पर कहता है कि आपको रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को। तो sudo service apache 2 रीस्टार्ट। तो यहाँ आइए, राइट क्लिक कर दें, पेस्ट होगा sudo service apache 2 रीस्टार्ट। इंटर की प्रेस करते हैं और हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा गोल गोल अभी भी घूम रहा है, वह प्रॉब्लम या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से वो सॉल्व हो जाना चाहिए। इंटर की प्रेस करते हैं और आप अभी देखेंगे आपको रिस्पांस मिल जाएगा। गोल गोल ये घूम नहीं रहा, आपको रिस्पांस मिल रहा है। बट CSS अभी भी काम नहीं कर रहा, इमेज अभी भी काम नहीं कर रही, कि स्टैटिक फाइल अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैटिक फाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सर्व स्टैटिक फाइल। इसके लिए आपको जाना है CD var मिनी ब्लॉक के अंदर। तो इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर आया मैं, पेस्ट करते हैं CD var www मिनी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको कलेक्ट स्टैटिक करना है। तो python manage.py कलेक्ट स्टैटिक ये कमांड आपको रन करना है। लेकिन याद रहे कि वर्चुअल एनवी पहले एक्टिवेट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर पाइथन जैंगो वगैरह कुछ है नहीं, तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो हम लोग एक्टिवेट करेंगे अपने पहले वर्चुअल एनवी को, जो कि MB के अंदर में है। तो आपको यहाँ पर देखना है सोर्स MB फोल्डर के अंदर में बिन फोल्डर है, इसके अंदर में एक फाइल है एक्टिवेट, इसको रन करवाना है। फिर हमारा वर्चुअल एनवी एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप पेस्ट कीजिए python manage.py कलेक्ट स्टैटिक और इंटर की प्रेस कीजिए। ये आपके सारे स्टैटिक फाइल को कलेक्ट कर देगा और कॉपी कर देगा इस जगह पर। तो /static अगर कहीं पर हिट होगा तो वह इस जगह पर जाके सारा आपका जो भी फाइल रहेगा वह निकाल के और सर्व कर देगा। अभी आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपका CSS काम करना चाहिए। यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए और CSS आपका काम करेगा। कभी कभी नहीं करता तो आप Ctrl+F5 प्रेस कीजिएगा, हार्ड रिफ्रेश, जिससे जो कुकीज़ वगैरह रहता है वो क्लियर हो जाए। तो CSS हमारा काम कर रहा है सही तरीके से, आप यहाँ पर जैसा कि आपने देखा। उसके बाद ये कहता है ये तो हमारा काम हो गया, अब डेटाबेस की बारी है। डेटाबेस वैसे एज इट इज़ हमें दिख जाता है, मतलब हमने अपना जो SQLite का हमारा डेटाबेस था वह फाइल हमने कॉपी कर लिया था, तो उसके साथ हमारा डेटा भी चला आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पोस्ट का डेटा हमारा आ रहा है। तो सुपर यूज़र आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, सुपर यूज़र भी हमारा आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लोकली कि हमारे पास एडमिन भी है। admin/admin लिखा और यहाँ पर एडमिन करके आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर एरर मिल रहा है, इस एरर को हम लोग ठीक करेंगे। जैसे हम लोग इसमें जाते हैं वैसे ही हमें एरर मिल जाता है। उस एरर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ठीक होता है, लेकिन आप चाहें तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर सकते हैं अगर आपका डेटाबेस है तो। मैं अगर इसको कॉपी करूं और मेक माइग्रेशन करने की कोशिश करूं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर रन करता हूँ python manage.py मेक माइग्रेशन, ये मैंने इंटर की प्रेस किया। ये नो चेंजेस डिटेक्ट, बिकॉज हमने कोई भी मॉडल वगैरह बनाया हुआ नहीं है अभी के लिए। फिर आप माइग्रेट करना चाहें तो माइग्रेट कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, और माइग्रेशन के लिए भी कुछ कोई नया कोई फाइल है नहीं तो वो भी नहीं। अगर सुपर यूज़र क्रिएट करना तो सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए ये रन कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर की प्रेस किया और ये हमें पूछेगा, प्रॉम्प्ट करेगा कि यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ये सब तो मुझे क्रिएट करना है नहीं। मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ, उसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी क्या था, अभी हमारा जो इफ़ डेटाबेस फाइल थ्रोज एरर परमिशन डिनाइड देन सेट बिलो परमिशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही एडमिन पे लॉगिन किया, यानी कि डेटाबेस में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है अटेम्प्ट टू राइट अ रीड ओनली डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस का फाइल है उस पर
रीड ओनली सेटअप है परमिशन, हमें इसको राइट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें बस कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं, मेक वेब सर्वर एज ऑनर ऑफ डेटाबेस फाइल, हमें डेटाबेस का जो फाइल है उसका ऑनर बना देना है वेब सर्वर को। और ये हमारा अपाचे वेब सर्वर है जो कि जाना जाता है www-data इस नाम से, जिसे हम लोग राज नाम से जाने जाते हैं, उस तरीके से वेब सर्वर जाना जाता है www-data से। और इसका एक ग्रुप भी है ये वाला। ओके, तो हमारा भी ग्रुप है, मैं राज हूँ, तो मेरा राज नाम से एक ग्रुप है। अगर आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं लिनक्स पे तो एक यूज़र नेम क्रिएट होता है, साथ में उसका ग्रुप भी क्रिएट होता है, तो उसी तरीके से ये भी है। तो बस वेब सर्वर को ऑनर बना देना है और कुछ खास करना है नहीं। तो हम चलते हैं कि बनाना कैसे। देखिए sudo ch on करना है -r के साथ, और वेब सर्वर यूज़र नेम, वेब सर्वर ग्रुप और डेटाबेस फोल्डर का नाम। उसके बाद आप चाहें तो डेटाबेस फोल्डर का परमिशन सेट कर सकते हैं मैनुअली, बट ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको दिखा दूंगा। उस तरीके से उस फोल्डर के अंदर के जो फाइल होंगे उसका आप परमिशन सेट कर सकते हैं 664 का, बट सिर्फ ऑन करने से हमारा काम हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करूँ, देखिए यहाँ पर आके दिखाता हूँ। इसको क्लियर करते हैं और अब चाहें तो इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं वर्चुअल एनवी को, इसका कोई काम नहीं है। डीएक्टिवेट क्लियर करते हैं और पेस्ट किया मैंने। अब देखिए sudo ch on लिखा, -r रिकर्सिवली करना है, और यहाँ पर वेब सर्वर का ये यूज़र नेम मान के चलिए कि यूज़र नेम है इसका वेब सर्वर का, और उसका ग्रुप है ये, और ये वाला हमारा डेटाबेस फोल्डर का नाम है जिसको हम लोग ऑन करवा रहे हैं वेब सर्वर, यानी कि वेब सर्वर अब इसका मालिक बन जाएगा। अभी मालिक इसका कौन है मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर LL करके आप देख सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं इसका, तो इसका मालिक अभी है राज, यानी कि जो यूज़र लिख रहा है इसको वह है, बट उसके राइट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये जब लॉगिन होता है तो वेब सर्वर को राइट करने का परमिशन हम लोग दे देते हैं, तो हमारा काम जो है परमिशन डिनाइड का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो रिसॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं पेस्ट इस तरीके से, और इंटर की प्रेस कीजिए और ये ऑन हो गया। अभी हम लोग LL करेंगे इसका, तो देखिए हमारा जो ये डेटाबेस का फोल्डर था जो कि पहले यहाँ पर राज यूज़र था और राज ग्रुप में था ये, अब ये वेब सर्वर यूज़र वेब सर्वर ग्रुप में है, और इसका जो परमिशन है अब है इस फोल्डर का रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए, और बाकी अदर यूज़र्स के लिए रीड और एग्जीक्यूट है, राइट परमिशन नहीं है अभी भी। तो ये अच्छा तरीका है, सिक्योर तरीका है इसको बनाने का। तो क्या कर सकता है यूज़र, ये वाला यूज़र है क्या, यानी कि वेब सर्वर यूज़र रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये ग्रुप हो गया, यानी कि इस ग्रुप में जो भी यूज़र रहेगा वह भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएगा, और बाकी जो होंगे वह सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे। ये हमने कर दिया। इसको न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो रीड का होता है 4 और राइट का होता है 2 और एग्जीक्यूट का होता है 1। तो 4 + 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यूज़र के लिए 7, इस तरीके से ग्रुप के लिए 7 और अदर के लिए 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 7 7 5 इसका परमिशन सेट है न्यूमेरिक वैल्यू को अगर आप करके चलेंगे तो उस केस में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने वही लिखा हुआ है कि आप जो डेटाबेस फोल्डर है उसका परमिशन सेट कीजिए 775 का, जो कि ऑलरेडी है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसी तरीके से डेटाबेस फाइल जो कि इस फोल्डर के अंदर होगा उसका फाइल का अगर आप परमिशन चेक करेंगे तो आपको 664 दिखेगा, यानी कि इस फाइल में 664, 6 का मतलब क्या हो गया रीड और राइट यूज़र कर सकता है, एक 6 का काम करता हूँ, दूसरा 6 का ग्रुप रीड और राइट कर सकता है, 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये 4 लास्ट अदर यूज़र सभी यूज़र के लिए सिर्फ राइट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ये बड़ा बन जा रहा है ये पूरा लेक्चर, बट आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मुझे बड़ा ही कभी कभी ख़राब लगने लगता है कि मैं इतनी डिटेल में घुस जाता हूँ और लोग बोर हो जाते हैं। मैं चाहता नहीं, कभी कभी मैं समझता कि मैं शॉर्टकट में लेकर चलाऊँ, फिर बनाते बनाते मुझे पता नहीं क्या ही हो जाता है कि नहीं डिटेल में समझना चाहिए। तो इसके अंदर चलते हैं हम लोग MBDB के अंदर में, और इसका अगर आप फाइल परमिशन देखेंगे इस SQLite फाइल का तो आपको दिखेगा रीड राइट 4 to 6, फिर रीड राइट 4 to 6 और R4, तो 664। जो फर्स्ट 3 होते हैं ये यूज़र के लिए होते हैं, जो यहाँ पर उसके बाद के जो 3 होते हैं वही ग्रुप के लिए होते हैं, और बाकी के जो ये 3 होते हैं वो होते हैं अदर यूज़र्स के लिए। ये तो आपको पता होगा अगर आप लिनक्स थोड़ा बहुत भी अगर यूज़ करते हैं। फाइल परमिशन तो बहुत ही बेसिक होता है। इस पेज से बाहर आते हैं, इसको क्लियर करता हूँ और हम लोग स्टेप्स में आते हैं, अपने स्टेप्स में। अभी हमारा जो डेटाबेस का ये इशू हो रहा था ये हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए, तो हम डेटाबेस में लॉगिन कर पाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और एडमिन, ये पासवर्ड पे एडमिन है, लॉगिन में क्लिक किया और देखिए हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। लॉगिन होने के बाद हम लोग अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी हमें परमिशन का कोई इशू होगा,
जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं hello1 और यहाँ पर लिखेंगे hello3। कोई एक इमेज दे देते हैं, ये वाला इमेज दे दिया, ओपन में क्लिक किया, सेव एंड ऐड अनदर, और यहाँ पर हमें एक मिलेगा, देखिए परमिशन डिनाइड। जो मीडिया है उस मीडिया जो हमारा फोल्डर है उसका भी परमिशन नहीं है, तो उसको भी हमें बस सेम यही तरीके से परमिशन देना है। यहाँ पर देखिए इफ मीडिया फाइल यूजर फोल्डर फाइल्स थ्रोन एरर परमिशन डिनाइड देन सेट बिलो परमिशन। तो हमें इसको भी वेब सर्वर को इसका भी मालिक बना देना है। इसको कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अभी देखेंगे आप LL करके, तब को दिखेगा कि मीडिया जो हमारा फोल्डर है ये वाला, इसका भी अब वेब सर्वर मालिक है, और जो हमारा डेटाबेस का फोल्डर था इसका भी मालिक कौन है, वेब सर्वर, ना कि राज अब नहीं है इन दोनों का मालिक। यहाँ तक कि राज इस ग्रुप में भी नहीं है, तो राज रीड राइट नहीं कर सकता। रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता। तो ये तो गंदी बात हो गई, बिकॉज राज ने इसको बनाया और उसी को आपने आउट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, राज को इस ग्रुप में डाल देंगे, तो फिर राज के पास भी पावर आ जाएगी इसमें राइट करने की। तो वही काम हम लोग आगे करेंगे। पहले मीडिया को इसको चेक कर लेते हैं कि मीडिया पर हमारा ऐड हो रहा है नहीं, ऐड हो रहा है या नहीं, परमिशन देने के बाद। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, hello2 लिखा, कुछ भी लिख दीजिए बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। एक इमेज, यहाँ से कोई भी इमेज डायरेक्टली ब्राउजिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ, सेव एंड ऐड अनदर में क्लिक करते हैं, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये हमारा ऐड हो जाएगा नया डेटा। देखिए आप पोस्ट में जाकर देखेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक नया डेटा, देखिए ये वाला, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, मैंने ऐसा कोड लिखा हुआ है कि आपको ये होम पेज में यहाँ पर दिखेगा। देख रहे तो हमारा ये ब्लॉग पोस्ट सही तरीके से काम कर रहा है। आपका यूज़र अपलोडेड फाइल का जो भी इशू था हमने रिजॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कहता है, यू मे फेस प्रॉब्लम यू वर्क विथ FTP, सो टू फिक्स दिस ऐड योर यूज़र टू वेब सर्वर यूज़र ग्रुप फॉलोइंग बिलो इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो भी मीडिया फोल्डर है या फिर जो डेटाबेस फोल्डर है इसका मालिक अब वेब सर्वर है, यानी कि राज इस पर राइट वाला कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, कभी हम लोग को आवश्यकता पड़ती इस पर काम करने की, राइट ऑपरेशन करने की, तो कैसे करेंगे। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, राज को इस ग्रुप में डाल देंगे, बस वही काम करना है। फिर राज के पास भी क्या चलाएगा, ये वाला रीड राइट एग्जीक्यूट चलाएगा, ये वाला मिडिल वाला, बिकॉज वो इस ग्रुप में होगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और देखिए कैसे डाला जाता है। अभी देखिए राज का ग्रुप में आपको पहले चेक करवा देता हूँ कि राज कौन कौन से ग्रुप में है। तो उसके लिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए आपको लिखना है, लिखा नहीं, ग्रुप्स राज, सूडो ग्रुप्स राज। तो राज अभी राज ग्रुप में है, खुद के ग्रुप में, और सूडो यूज़र है तो सूडो ग्रुप में है। अब इसको हमें www-data इस ग्रुप में भी डालना है। उसके लिए हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। यहाँ हमने लिखा है सूडो यूज़र मोड -a स्मॉल में स्पेस -g कैपिटल में, और ये हमारा ग्रुप का नाम हो गया। और इस ग्रुप पे कौन सा यूज़र, ये वाला कोई यूज़र यानी कि राज यूज़र, ये लिखना है, इंटर की प्रेस कीजिए और ये यूज़र इस ग्रुप में चला गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप ये लिखेंगे, इसको कॉपी करना पड़ेगा फिर से, इसे ऐसे तो मैं लिख ही लूँ, पेस्ट करते हैं। देखिए सूडो ग्रुप्स राज, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए राज पहले राज और सूडो में था, बट राज अब ऐड होने के बाद राज सूडो और www-data पे आ गया। तो अब राज जो कि इस ग्रुप पे है, तो इस ग्रुप पे है, इस ग्रुप पे, तो राज भी राइट ऑपरेशन कर सकता है। ये हमने सेटअप कर लिया। तो यही था यहाँ पर चेक करने का, मैंने आपको बता दिया। फिर आप ENV को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो करने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पर हमारा ये काम समाप्त हो जाता है। If you make any change in your project, then you need to pull the new change from GitHub repo. It will update your website with latest change. लेकिन यहाँ पर एक कैच है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ये प्रोसेस हमने क्यों फॉलो किया। हमने पिछली बार देखा था कि हम लोग अपने लोकल मशीन से अपने रिमोट सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट लेकर जाते थे और हमारा सर्व हो जाता था, हमारा इसी तरीके से ये काम हो जा रहा था, हमारा प्रोजेक्ट भी इससे होस्ट होकर दिख रहा था। अब हमने गिटहब को क्यों रखा, गिटहब को हमने इसीलिए रखा बिकॉज अब हमारा जो लोकल मशीन है उसके बाद हमारा गिटहब के पास जाएगा। मतलब लोकल मशीन से डेटा हमारा जाता है गिटहब के पास, गिटहब से हमारा जाता है हमारे रिमोट सर्वर यानी कि VPS में। तो ऐसा इसलिए हमने किया बिकॉज अब हमें अपने लोकल मशीन से गिटहब पे पुश करना है और यहाँ से पुल कर लेना है अपने रिमोट सर्वर। पहले क्या होता था, पहले हमें अपने लोकल मशीन से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता अपने रिमोट सर्वर पे, तब हमारा चेंज दिखता। तो बार बार कॉपी पेस्ट करो, हेडेक है उस पर। तो अभी क्या कर दिया, अभी हमने कि हम लोग अपना एडिट करेंगे अपना VS कोड पे और पुश कर देंगे गिटहब पे, और फिर अपने सर्वर में आके गिट पुल कर लेंगे तो हमारा चेंज दिखने लगेगा।
ये हमने थोड़ा सा अपना काम आसान बना लिया गिटहब का यूज़ करके। कुछ और चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊँगा जब इसको ऑटोमेट करेंगे तब, कि गिट पुल भी आपको आकर नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपका ऑटोमेट हो जाएगा। वर्जन कंट्रोल वगैरह अगर आप कर दें तो इसलिए आप गिटहब का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इफ़ यू मेक एनी चेंज, तो अब हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है लोकल से रिमोट पे, बजाय उसके हम लोग पुश करेंगे, चेंज करके पुश करेंगे अपने रेपो में, इस वाले रेपो में। यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और यहाँ जो चेंज होगा उसको पुल कर लेंगे अपने रिमोट सर्वर पे। ये बेसिक आइडिया है। तो चलिए कोई हम लोग चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट पेज, तो मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर देता हूँ। कोड में चलते हैं, यही वाला कोड हमने अपने गिटहब पे रखा हुआ है, पुश किया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं और टेम्पलेट में, और यहाँ से देखिए contact.html है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज लिखा था, कॉन्टैक्ट पेज के बाद में 1 2 3 लिख, इसको सेव करेंगे तो आपका गिटहब एक्टिव हो जाएगा और ये कहेगा कि आप इस अपने चेंज का इसको पुश कीजिए गिटहब पे। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ CTN, मतलब कोई भी कमेंट आप लिख सकते हैं। CTN लिखा, कमिट किया, कमिट करने के बाद इसको लोग पुश कर देंगे। अभी हमने चेंज किया और इसको गिटहब में डाला हुआ है, लोकल मशीन से गिटहब पे गया, अभी तक रिमोट सर्वर पे नहीं गया। आप देखेंगे आपको गिटहब पे चेंज दिख जाएगा। आप अपने रेपो में आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए और हमने चेंज किया वो आपको कमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। CTN ये वाला कमेंट किया था तो ब्लॉग के अंदर में, यहाँ से टेम्पलेट ब्लॉग इसके अंदर में, यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज के अंदर में, और यहाँ पर हमने चेंज किया था कहाँ पर, अगर मुझे दिख जाए तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज 1 2 3, बट ये रिफ्लेक्ट आपको अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा। देखिए क्योंकि हमने एक तो पुल नहीं किया, बिकॉज हमारा रेपो में आ गया, रेपो से हमें पुल करना पड़ेगा अपने रिमोट सर्वर पे। तो पुल करेंगे कैसे? पुल करने के लिए आपको सिंपली लिखना होता है, अपने जाना है आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे और वहाँ पर आपको लिखना है गिट पुल। तो चलिए मैं कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आया मैं, ये क्लियर करते हैं। हम लोग अभी कहाँ है, var मिनी ब्लॉग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है इस जगह पर। अभी हमें यहीं पर गिट पुल करना है, गिट लिखा और पुल लिखना है। एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि जब भी आप गिट पुल करें तो आप वर्चुअल एनवी को एक्टिवेट कर लीजिए, बिकॉज पता नहीं कि क्या गिट पुल हो रहा है आपका, हो सकता है कोई पैकेज आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको एक्टिवेट करने के लिए लिखना है सोर्स MB बिन के अंदर में एक्टिवेट। ये हमारा एक्टिवेट हो गया, देख सकते हैं जिस तरीके से आप ये एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको गिट पुल करना, इंटर की प्रेस कीजिए। ये जो भी चेंज हुआ है उसको आपके रेपो से, आपके गिटहब रेपो से खींच लेगा अपने पास। देखिए खींच रहा, ये कह रहा है कि ब्लॉग टेम्पलेट ब्लॉग contact.html में इसने चेंजेस किया है 1 फाइल पे, तो वह चेंज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है या नहीं। पहले मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा रिमोट सर्वर पे आ चुका है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब हमें वेबसाइट पे दिख जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 दिखना चाहिए था बट दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको हार्ड रिफ्रेश भी करूँ फिर भी मुझे ये नहीं दिखेगा, कुकीज़ वगैरह का कोई इशू नहीं है इस पर, ये दिख नहीं रहा। यहाँ पर पुल कर लिया फिर भी नहीं, लेकिन हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा सच में पुल हुआ यहाँ पर। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस पाथ पे, इस पे। तो चलिए चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये मिनी ब्लॉग कहाँ पर होगा, ये मिनी ब्लॉग के अंदर में, ओके। तो आप इसको कर सकते हैं सूडो करने का सकते हैं, कैट कर लेते हैं, कैट करना है और ब्लॉग टेम्पलेट्स ब्लॉग contact.html में इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारा फाइल ओपन हो गया। तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज 1 2 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि सोर्स कोड में हमारा चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज आपको वेब पेज पे नहीं दिख रहा। यहाँ पर जो एक्चुअली में दिखना चाहिए था यूज़र को, चेंज हमने क्यों किया, यूज़र को दिखाने के लिए किया हुआ, दिख ही नहीं रहा। हो गया, किसी ने घोटाला कर दिया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अब ये दिखेगा कैसे, देखिए वो इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि इफ़ यू, यहाँ पर देखिए आफ्टर मेकिंग एनी चेंज इन द प्रोजेक्ट यू हैव टू ईदर रीस्टार्ट सर्वर और टच द विजगी फाइल, ओनली देन इट विल रिफ्लेक्ट ऑन वेबसाइट। तो सिर्फ गिट पुल करने से आपका जो चेंज है वह वेबसाइट पे दिखेगा नहीं। इस तरीके से यहाँ पर मोड विजगी काम नहीं कर रहा, मतलब काम कर रहा है, इसका डिफ़ॉल्ट नेचर यही है। इसको ऑटोमेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उसके बाद में देखेंगे। पहले अपना ये तो समझ लें हम लोग कि कोई भी अगर आप गिट पुल करके कोई भी चेंज करते हैं, आपके सोर्स कोड में तो चेंज हो गया, लेकिन आपको वेबसाइट पे उसका रिफ्लेक्ट होकर नहीं दिख रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए सर्वर को, या फिर आप टच कीजिए विजगी फाइल को। विजगी फाइल मीन्स कौन सा फाइल है, wizgy.py फाइल। तो दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिस्टार्टिंग सर्वर इज़ नॉट गुड आइडिया एज देयर माइट बी मल्टीपल वेबसाइट रनिंग ऑन सेम सर्वर।
बट स्टिल इट इज़ अ सॉल्यूशन टू रिफ्लेक्ट चेंजेस, हाउएवर वी कैन ऑल्सो यूज़ ग्रेसफुल। यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए हैं, या तो आप रिस्टार्ट कीजिए अपाचे सर्वर को, या फिर इसको ग्रेसफुल कीजिए, या फिर आप टच कीजिए विज़गी फाइल को। ये रिकमेंड तरीका नहीं है कि आप अपाचे सर्वर को रिस्टार्ट करें बार बार जब भी आप चेंज करते हैं, बिकॉज अपाचे सर्वर में और भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि लारावेल का प्रोजेक्ट हो या फिर जेंगो का ही कोई और प्रोजेक्ट हो। तो जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो सारी वेबसाइट्स कुछ समय के लिए डाउन हो जाएगी। सर्वर रिस्टार्ट होगा तो डाउन होगा ही, सारी जाहिर सी बात है, कुछ सेकंड्स के लिए होगा लेकिन होगा तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों करना है एक पे हमें करना है चेंजेस दिखाने, तो सभी को पूरे सर्वर को डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ये ऑप्शन है, ये सिर्फ रीलोड करता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो आपको चेंजेस दिख जाएगी। हम लोग इसको कॉपी करते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बिकॉज मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। मैंने इससे तो ट्राई किया बट इसको ट्राई नहीं किया। या फिर मैं इसको भी दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट करके। कॉपी किया और नीचे आते हैं, इसको यहाँ पर आते हैं, क्लियर करते हैं और इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ मैं। हमारा वर्चुअल एनवी इसका कोई काम नहीं है। डीएक्टिवेट लिखा, एंटर की और हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग रिस्टार्ट करेंगे, बताइए कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करेंगे फिर से। मैं आपको तीनों ही दिखा दे रहा हूँ। तो सुडो सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, इसको कॉपी किया और हमारा ये सर्वर ही रिस्टार्ट हो जा रहा है। और सर्वर रिस्टार्ट किया, अभी देखिए हमारा चेंज हमें दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज 1 2 3 तक वो आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखने लगेगा। तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अभी हमें कुछ और चेंजेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आना है, चेंज करना, फिर वापस से, जैसे मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूँ, इसको फिर से सेव किया। अभी वापस से इसको पुश करना पड़ेगा गिट रेपो पे। तो ये हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, कमिट किया, फिर पुश किया, ये हमारा गिटहब रेपो में चला गया। अब हमें इसको पुल करना पड़ेगा। तो पुल करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और मैं बिना एक्टिवेट किए ही पुल कर ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कोई पैकेज वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। गिट पुल करते हैं और ये हमारा पुल हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। देखिए पुल हो गया, अभी पुल हो गया। अभी हम, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट यहाँ पर होकर दिखेगा नहीं। हमने जो चेंज किया 1 2 3 को हटाया था, बट 1 2 3 यहाँ से रिमूव नहीं होगा। रिमूव होगा कब? जब हम लोग इसको ग्रेसफुल करेंगे तब। रिस्टार्ट तो हमने देख लिया, बट ग्रेसफुल देखिए। इसको करते हैं सेव, पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया और रीलोड अपाचे HTTPD वेब सर्वर अपाचे 2 ये किया। देखते हैं कि ये हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये हमें दिख जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं, ग्रेसफुल कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि टच कीजिए विज़गी फाइल को, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, वही हम लोग करेंगे। तो वापस से चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको चेंज करता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज है ये, इसको सेव कर दें, फिर से पुश करना पड़ेगा है ये, कमेंट लिखा, कमिट किया, यहाँ से पुश करते हैं। ये हमारा गिटहब रेपो में जा रहा है, लोकल मशीन से गिटहब रेपो में। अब हमें इसको पुल करना पड़ेगा अपने रिमोट सर्वर पे। तो गिट पुल लिख दिया मैं, गिट पुल करते हैं। यहाँ पर आया मैं, गिट पुल लिखा और ये पुल हो जाएगा। देखिए ये पुल हो गया। अभी हमें रिफ्लेक्शन इसका दिखेगा नहीं, ये जो हमने चेंज किया वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। कॉन्टैक्ट पेज है ये, आई थिंक हमने लिखा था, वो हमें दिख नहीं रहा। हमें दिखेगा कब? अब हम लोग तीसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो कि है कि टच करना विज़गी फाइल को। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा CD var www मिनी ब्लॉग और मिनी ब्लॉग इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। फिर आपको टच विज़गी.py फाइल मिलेगा, उसको बस एक बार टच करना है। टच करना मीन्स ऐसे टच नहीं करना, टच यहाँ पर आपको रन करना। चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये हम लोग अपने रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर, ये वाला। इसके अंदर चलते हैं, CD मिनी ब्लॉग, और यहाँ पर आपको मिलता है एक विज़गी.py फाइल। तो बस इसी को करना है, TUCH टच और विज़गी.py। एक बार वापस से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी हमारा चेंज यहाँ पर दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। अभी हम लोग यहाँ पर टच करेंगे, इसको टच किया। टच करने से क्या होता है कि हमारा जो विज़गी डेमन होता है वो प्रोसेस करता है फिर से, और हमारे एप्लीकेशन को रीलोड करता है बिहाइंड द सीन, और ये हमें चेंज यहाँ पर करके दे देता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, है ये दिख रहा है। तो बस यही है, ये 3 तरीके थे। गिट पुल करने के बाद तीनों में से कोई एक फॉलो कीजिए। रिकमेंडेड तरीका कौन सा है? ये टच वाला, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये तो एकदम नहीं यूज़ करना है, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। और SSL सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना है इस पर। आप देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर नॉट सिक्योर दिख रहा होगा, साथ में एक एरर भी आपको मिल रहा होगा कंसोल पे, ये वाला।
यहाँ पर देखिए ये वाला, तो ये आपका रिजॉल्व होगा जब आप यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले वाले में, तो आप उसको देख लीजिएगा, दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं करते हैं सेम उसी चीज़ को। एक एरर आता है इंस्टॉल करते वक्त, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है उस केस में। अभी अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग अपने लोकल मशीन पे कोई चेंज करते हैं और इसको पुश करते हैं रेपो पे, तो हमें वापस से रिमोट सर्वर पे जाना होता है, यहाँ पर पुल करना पड़ता है, फिर टच करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी भी ये लंबा प्रोसेस है। इस पूरे को मैं ऑटोमेट बना सकता हूँ। ऑटोमेट बना सकता हूँ मीन्स आपको रिमोट सर्वर पे आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली पुल होगा, ऑटोमेटिकली टच होगा। इस पूरे को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं गिटहब एक्शन का यूज़ करके। यहाँ पर जो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कोड में चेंज करना है और गिटहब पे पुश करना है, फिर ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टच होकर आपको वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगा जो भी चेंज रहेगा वह भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी हो गया और मैं भी थक गया हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे बट सेपरेट वीडियो में, इसमें नहीं। इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब के थ्रू अपने VPS में होस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेट बनाने का इस पर नहीं है, ठीक है। ऑटोमेट बनाने के लिए आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा, बट शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि हमारा यही प्रोजेक्ट रहेगा जो हमने अभी तक काम किया वही रहेगा, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी कि कुछ स्लैश करके बाहर चलाता हूँ, ये टर्मिनल रहेगा मेरा ओपन किया हुआ, और ये डॉक्यूमेंट मेरा रहेगा जो कि नीचे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है कि हाउ टू ऑटोमेट जेंगो डेप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शन। इसको फॉलो करेंगे और इसको ऑटोमेट बनाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और SSL सर्टिफिकेट जो इंस्टॉल करने का ये वाला पार्ट है, ये इस पे जेंगो एप्लीकेशन पे जो एरर आता है इसका रिजॉल्व कैसे करना है, ये मैंने बताया हुआ है। आपने मेरे प्लेलिस्ट अगर फॉलो किया हुआ तो आपको पता होगा कि किस तरीके से करते हैं SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल इस जेंगो प्रोजेक्ट पे या फिर इस डोमेन पे। तो इसको जरूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कैसे ऑटोमेट करना है। इसी सेम जेंगो प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करेंगे, हमें पुल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें रिसेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा और वह करेंगे गिटहब एक्शन का यूज़ करके। फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप होस्टिंगर का VPS या फिर कोई भी सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक पिन करके दे दूँगा, उस लिंक को क्लिक करके अगर परचेज़ करें तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।